अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जुनून महरम की एपिसोड 5 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है उम्मे उमामा ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। साथ-साथ आपको बताती चलूँ कि आज की एपिसोड के साथ ही 50 एपिसोड राइटर की मुकम्मल हो चुकी हैं। कोशिश करूँगी कि कल 60 एपिसोड तक आपको नॉवल दे दूँ। उसके बाद फिर आपको थोड़ा-थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो वेट जब करेंगे जिस दिन, उस दिन आपको कंप्लीट नॉवल मिल जाएगा और साथ ये भी हो सकता है कि कंप्लीट नॉवल के साथ एपिसोड भी दे दूँ। तो इस वजह से कमेंट जब आप करते हैं तो उससे बेहतर मैंने यही समझा कि आप लोगों को साथ ही एपिसोड के साथ बता दूँ कि 50 एपिसोड हो चुकी हैं और 10 एपिसोड 60 तक जो है वो तकरीबन मैं कल दे दूँगी आप लोगों को। और मज़ीद फिर जैसे-जैसे राइटर कहेंगी उसी तरह आपको एपिसोड मिलेगी। तो बाकी का जो दिन होगा वो कंप्लीट नॉवल का होगा, मतलब कि आपको नॉवल सुनने को मिलता रहेगा। तो आ जाइए फिर एपिसोड 5 की तरफ चलते हैं। खिड़की के करीब कान लगाए वो अंदर होती बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी, जब पीछे से आती इर्तिजा की आवाज़ पर उसने मुँह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोंटा। इर्तिजा, आपने तो डरा दिया मुझे। ये क्या हो रहा है? अंदर से बातों की आवाज़ें आ रही हैं। ना तो मैं बस वो सुनने की कोशिश कर रही हूँ। क्या इस घर में पहली बार बातें हो रही हैं आयशा? उफ़ नहीं ना, इन बातों में मेरा ज़िक्र हो रहा है, इसलिए मुझे जानने का तजस्सुस हो रहा है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी ताकि अंदर बैठे अफराद उसकी आवाज़ ना सुन सकें। तुम्हें ये बातें सुनने की भला क्या ज़रूरत है आयशा, मैं बता देता हूँ। सच्ची, तुम्हारा रिश्ता आया है, यकीनन अंदर इस बारे में ही गौर-व-फ़िक्र चल रही होगी। हैं? मेरा रिश्ता आया है? उसने हैरत से पूछा, जिस पर इर्तिजा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कौन है लड़का, मुझे भी तो बताएं। क्या उसने मुझे कहीं देखा था? और कहीं मैं उसकी पहली नज़र की मोहब्बत तो नहीं हूँ? क्या ये लोग रिश्ते के लिए मान जाएंगे? तुम्हारी फजूल बातों का मेरे पास जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन इतना अंदाजा ज़रूर है कि ये लोग रिश्ते के लिए मान ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम सब में कोई बुराई नहीं है। उसे जवाब देकर वो खुद भी अंदर सबके पास ही चला गया, जबकि आयशा बस उसकी कही बात ही सोचती रह गई। हमजा, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। ज़हन पर ज़ोर डालकर उसने याद करना चाहा कि ये नाम उसने कहाँ सुना था, लेकिन फिर याद ना आने पर उस नाम को ज़हन से झटक कर वहाँ से चली गई। हमजा एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसका बैकग्राउंड अच्छे से जानता हूँ, इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसकी बिना पर इस रिश्ते से इनकार कर दिया जाए। हाँ, इहाब, लेकिन सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखकर भी हम आयशा की शादी उससे नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी मैं पहले उससे मिलूंगी, उसके बाद ही कोई राय कायम करूंगी। विशाल के हतमी फैसले पर वो मुंह बनाकर सोफे से टेक लगा गया। मतलब हर बार की तरह इस बार भी विशाल की ही चलनी थी। मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है क्या? मैं अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला करूंगा? इहाब, विशाल अपनी जगह पर दुरुस्त है, हर इंसान के देखने का अपना नजरिया होता है। जरूरी तो नहीं कि तुम्हें हमजा हर लिहाज से बेहतर लग रहा है तो विशाल को भी ऐसा ही लगे। वैसे भी रिश्ते सिर्फ एक मुलाकात में तय नहीं हो जाते, इसलिए उसकी बात को भी समझो। ईना ने रसानिया से उसे समझाते हुए कहा, जिसे समझकर उसने अपना सर हिला दिया। ठीक है मामा, मैं समझ गया। आप बताएं हमजा से मुलाकात कब करनी है? कल का दिन मुनासिब है। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। अस्बात में सर हिलाते हुए वहीं दोबारा सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। क्या वो लोग सच में मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे? पुरसोच अंदाज में कहते हुए उसने सामने खुला हुआ आबे हयात बंद करके साइड पर रखा। अगर इन लोगों को लड़का पसंद आ गया और मेरी शादी सच में हो गई तो? नहीं नहीं, ऐसी भी कोई शादी होती है? मुंह बसोर कर उसने बैकग्राउंड से टेक लगाई। कोई एडवेंचर ही नहीं है। ना लड़के ने मुझे देखा, पसंद किया, ना मेरी शादी रुकवाई, ना सर पर पिस्टल रखकर जबरदस्ती निकाह किया, और इस कामों के बगैर भी कोई शादी होती है भला? अगर ये बात वो विशाल के सामने कहती तो उसकी चप्पल सीधा आयशा के चेहरे पर पड़नी थी, जो कि सही भी थी, लेकिन इस नादान लड़की को कौन समझाता? वो तो नॉवल की दुनिया में रहती एक लड़की थी, जिसके नज़दीक शादी इन्हीं चीज़ों से मुकम्मल होती थी। उसने मुस्कुराते हुए सोई हुई आइज़ल को देखा। आज दिल सच में बहुत खुश था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पुराना शाहमीर बन गया हो। आप आज बहुत खुश है ना शामिर? हयात की आवाज़ पर चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। आइज़ल से नज़रें हटाकर उसने हयात की तरफ देखा, जो अलमारी के पास खड़ी उसके कपड़े रख रही थी। बिल्कुल, क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए हयात? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन बस एक बात सोच रही थी, आपको ये फैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। तुम्हें कोई एतराज़ है हयात? तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें असफन में कोई बुराई नज़र आती है? नहीं शामिर, असफन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बस ये सोच रही थी कि कुछ टाइम सोचकर नूर को जवाब दे देते। सोचने वाली बात तो तब होती ना हयात, जब मेरे सामने कोई गैर होता। यहाँ तो सब मेरे अपने हैं। मैं जब बाद में भी इकरार ही करना था, तो फिर क्या सोचना, क्या समझना, जैसा आपको बेहतर लगे। क्या तुम खुश नहीं हो? मैं आपके हर फैसले पर खुश हूँ शामिर। अच्छा, मुस्कुराते हुए उसने अपने सर झटका। जरा यहाँ तो आओ।
आइजल सो रही है शामिर। उसका शरारती कीड़ा जागते देख हयात ने उसका ध्यान बेड पर सोई आइजल की जानिब किया। तो हम अपना काम सोफे पर कर लेते हैं, आइजल तो वैसे भी सो रही है। उफ शामिर, कुछ तो शर्म करें। हयात ने उसे शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की, जिस पर शामिर कहका लगाकर अपनी जगह से उठा और उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो बिना लम्हा जाया किए कमरे से भाग गई। उसके भागने पर वो बदमजा होकर दोबारा अपनी पहले वाली जगह पर आकर बैठ गया। कहाँ है वो असफन का बच्चा? आसीनों को कोहनियों तक चढ़ाए उसने लाउंज में आकर गुस्से से पूछा, जहां साहिर और माहिर बैठे हुए थे। उसके गुस्से भरे अंदाज पर वो दोनों चौंके। असफन जा चुका है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? साहिर ने गौर से उसका रूप देखा। आसीन ने कोहनियों तक चढ़ाए शर्ट के 2 ऊपरी बटन खोले। वो जैसे लड़ने की तैयारी में था। मुझे उसकी खबर लेनी है। मन्नत ने बताया कि उसकी वजह से आइजल रो रही थी। असफन ने आइजल की उंगली से कांच का टुकड़ा निकाला था और आइजल असफन की वजह से मिली इस तकलीफ पर रो रही थी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी और ना ही इस बेचारे ने कुछ नहीं किया जो तुम ये जंग पर जाने की तैयारी कर रहे हो। अच्छा, ऐसी है, मुझे पता नहीं था। वो मन्नत ने बस बताया कि आइजल असफन की वजह से रो रही थी, तो मैं उसकी खबर लेने आ गया। तो मेरा बेटा पहले पूरी बात तो मालूम कर लिया करो। माहिर की बात समझकर उसने अपना सर हिलाया। अपना हुलिया दुरुस्त करो। साहिर ने अजमीर के खुले बटन और कोनियों तक चढ़ी आस्तीन को देखते हुए कहा, जिस पर वो मुंह बनाता अपनी आस्तीन दोबारा नीचे करने लगा। आए तो ऐसे थे जैसे कितनी बड़ी लड़ाई करने जा रहे हो। मैं क्यों लड़ूंगा चाचा साईं? और इस लड़ाई में मजा भी नहीं आता मुझे। मजा सिर्फ अपने कमरे की बेड वाली लड़ाई में आता है, जहां मैं आपकी बेटी के साथ बेड पर लड़ता हूँ। आप तो मुझसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ चुके हैं, इसलिए जानते ही होंगे कितना मजा आता है। उसकी बात सुनकर जहां माहिर सुर हुआ, वहीं साहिर झटके से अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब बढ़ा। उसे अपनी जानिब बढ़ते देखकर वो तेज तेज कदमों से वहां से भाग गया, लेकिन आज साहिर का इरादा भी उसे छोड़ने का नहीं था। तभी उसके भागने पर खुद भी उसके पीछे गया। ये तो तय था कि आज अजमीर शाह साहिर शाह से बच नहीं सकता था। फरहान, आपको पता है? उसके अचानक सामने आने पर वो चौंका। नहीं, मुझे कैसे पता होगा? तुम बताओ क्या हुआ है? आइजल और असफन लाला का रिश्ता तय हो गया। अच्छा, मुबारक हो। लेकिन ये असफन कौन है? उफ, आपने नहीं देखा? इनकी नीली आंखें हैं, साफ सी रंगत है, आंखों पर ग्लासेस लगे हुए हैं और बस मिराज। उसके तेजी से चलते हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर अरहान ने उसे नरमी से टोका। मुझे नहीं जानना कोई असफन कैसा दिखता है और मुझे नहीं पसंद मेरे अलावा किसी भी मर्द की तुम इतनी गौर से देखो। गौर से थोड़ी देखा है, ये सब चीजें तो एक ही नजर में ही दिख जाती हैं। उसने मिनमिनाते हुए कहा। अच्छा, आइजल कौन है? जब हम स्टोर रूम में बंद हुए, बात बताते हुए वो रुकी, क्योंकि स्टोर रूम में गुजरा वो मंजर अच्छे से याद आ चुका था। अरहान, भाई चूहा मिराल, मैंने देख लिया। चूहा मिराल कुछ नहीं कहता, मुझे काट लेगा। नहीं काटेगा। अरहान भाई, इसको मार दे। उसका डरा सहमा अंदाज और रोनी सूरत देखकर अरहान ने उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके ऐसा करते ही मिराल ने डरकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। हाँ, स्टोर रूम में क्या? उसका सुर्ख चेहरा नजरों के हिसार में लिया अरहान ने शरारत से पूछा। मतलब जिस लड़की ने दरवाजा खोला था वो आइजल है। उसने नजरें झुकाकर अपनी बात कह दी और चंद सेकंड जहन पर जोर देने के बाद अरहान को भी याद आ गया कि वो किस लड़की की बात कर रही थी। यकीनन वही जो चूहे को जैरी कहकर उसके पीछे भाग रही थी। लेकिन वो तो बच्ची नहीं है। नहीं, उसकी उम्र 18 साल है। और तुम्हारी उम्र क्या है? उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हाइल करके अरहान ने झटके से उसे अपने करीब किया। मेरी उम्र 20 साल है। और तुम्हें चूहों से डर लगता है? हाँ, बहुत ज्यादा। क्यों? इतने प्यारे तो होते हैं। उसके कहने पर मिराल ने मुंह बिगाड़ कर उसे देखा। बिल्कुल अच्छे नहीं होते और मेरे सामने चूहों की तारीफ मत करें, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम तारीफ की बात कर रही हो, जाना। मेरा बस चले तो पूरा कमरा चूहों से भर दो, ताकि तुम मेरे करीब मेरी बाहों में रहो। उसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर वो उनकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। अरहान, वो अलमीर राला का फोन आया था। मैं जानता हूँ। उसने नरमी से मिराल की गर्दन पर अपने लब रखे। तो मैं हवेली चली जाऊँ? नहीं अरहान, बस थोड़ी देर के लिए। मैं कुछ दिनों बाद शहर से बाहर जाऊंगा, तब तुम चली जाना, लेकिन मेरी मौजूदगी में तुम कहीं नहीं जाओगी। अपनी बात पर उसका खराब मूड होते देखकर अरहान ने लब दांतों में दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी, क्योंकि ऐसा करते हुए उसकी छोटी सी बेगम बहुत ही क्यूट लग रही थी। यकीनन वो उसके खराब मूड की परवाह किए बगैर कोई गुस्सा ही कर देता, लेकिन उसका मतलब था उसे मजीद नाराज करना। और तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। उसे अपने साथ खींचते हुए वो बाहर लेकर चला गया। आइसक्रीम भी खाऊंगी, उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा। ओके जाना, तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। मुस्कुराते हुए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। हाय, मैं मर गया। कराहते हुए उसने अपनी दुखती कमर पर हाथ रखा। आज तो साहिर ने बिना किसी चीज का लिहाज किए कपड़ों की तरह उसे खूब धोया था, जिसका नतीजा ये निकला कि अब दर्द से कराहते हुए वो बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। अज़ा उसे गर्म दूध के साथ मेडिसिन देकर चली गई थी, जिसके बाद मन्नत अब उसकी कमर दबा रही थी। अज़ा की दी हुई दवाई के बायस ही तो वो पहले से बेहतर था, वरना पहले तो बेड से उठा भी नहीं जा रहा था। अच्छा नहीं किया चाचा साईं ने मेरे साथ यही लिहाज कर लेते कि मैं उनका इकलौता दामाद हूँ। आप हैं भी इसी लायक। अजमीर, इतनी बार डांट पड़ चुकी है, फिर भी नहीं सुधरते। मन्नत के झड़कने पर वो सीधा होकर उसे खफगी से देखने लगा।
मतलब तुम मेरे बजाय अपने बाबा साईं की साइड पर हो? जी बिल्कुल, क्योंकि बाबा साईं की कोई गलती नहीं है और मैं जानती हूँ इतनी मार के बावजूद भी आप नहीं सुधरेंगे। हद होती है किसी चीज़ की मन्नत। तुम्हारे शाह साईं यहाँ तकलीफ में हैं और वो भी तुम्हारे बाबा साईं की वजह से, और तुम्हें मेरी तकलीफ की परवाह ही नहीं है। परवाह है अजमीर, कैसे दिखाऊँ आपको? मेरी खिदमत करके। उसका हाथ पकड़कर अजमीर ने उसे झटके से अपने ऊपर गिराया। अजमीर, अपनी तबीयत का ही कुछ ख्याल कर लें। आप तकलीफ में हैं और इस वक़्त मेरी तकलीफ को राहत सिर्फ़ तुम्हारी कुर्बत ही पहुँचा सकती है। उसके बालों में हाथ फंसाकर अजमेर ने उसका चेहरा अपने करीब करके उसके लबों को अपनी लबों में कैद कर लिया और साइड तब्दील करके उसके ऊपर झुक गया। अजमेर, तुम्हारी बेचैनी से भी मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ मन्नत, इसलिए ना खुद को तंग करो ना मुझे। अजमेर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा और उसके लबों को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। मन्नत के हाथ बेसाख्ता तौर पर उसकी शर्ट के बटनों में उलझकर इन्हें खोलने लगे और मन्नत की इस हरकत पर वो मजीद शिद्दत से उसके वजूद पर काबिज होता चला गया। साहिल लाला, क्या हाल कर दिया आपने मेरे बेटे का? यही ख्याल कर लेते आपका दामाद है वो। कमरे में दाखिल होकर उसने गुस्से से वहां बैठे साहिल को देखते हुए कहा, लेकिन उसका गुस्सा भी उसी की तरह था जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था। जरा अपने बेटे की हरकतें भी तो देखो, वो तो बस मजाक करता है, आपको पता तो है उसकी आदत का। अगर मैंने बताया ना कि तुम्हारे लाडले ने क्या बात कही है तो तुम एक हफ्ते तक मेरे सामने नहीं आओगी, इसलिए बेहतर है ये बात माहिर से जाकर पूछो। उसकी बात सुनते ही वो गुस्से से पैर पटकती वहां से चली गई। उसके गुस्से से जाने पर साहिर ने मुस्कुराते हुए अपना सर नफी में हिलाया। साहिर, अजमीर ने क्या कहा था? अज़ा के जाने पर उसने छेंदे से साहिर की तरफ देखते पूछा। उसने लड़ाई के बारे में बात की थी, तो इसमें मारने की क्या ज़रूरत थी? वो इस लड़ाई की बात कर रहा था माहीन जान, जो मैं बेड पर इस वक्त तुम्हारे साथ लड़ने का इरादा रखता हूँ। अपनी बात पर माहीन का रिएक्शन देखकर कमरे में साहिर का कहता गूंजा। जन्नत उठ जाए, यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है। मुकम्मल तैयार होकर उसने बेड पर सोई हुई जन्नत को जगाया। ये काम वो पिछले 20 मिनट से कर रहा था, लेकिन जन्नत थी जो ढीठ बनी लेटी हुई थी। वैसे भी सालार की उस दिन की गई हरकत के बाद से जन्नत ने उससे एक लफ्ज़ की बात नहीं की थी और उसका ये रवैया सामने वाले को कितना तकलीफ दे रहा था, उसका जन्नत को अंदाज़ा भी नहीं था। पहले बेरुखी दिखाती थी, लेकिन कम अज़ कम अब तो बात तो करती थी, पर अब तो वो भी बंद कर चुकी थी। जन्नत उठ जाए, वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। बेड पर बैठकर सालार ने उसके दोनों एतराफ अपने हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा और जन्नत को इसी तरह लेटे देखकर उसके चेहरे पर झुकने लगा। लेकिन सालार की इस हरकत को महसूस करते ही वो उसे धक्का देकर झटके से उठी। आज के बाद तुम मेरे करीब आए ना तो तुम्हारी ये आंखें निकाल लूंगी सालार। अगर मेरी आंखें निकाल लेंगी तो मैं आपका ये हसीन चेहरा रोज कैसे देख सकूंगा? तुम जाओ, मुझे तंग मत करो। झुंझुला कर कहते वो दोबारा लेट गई। उठ जाए जन्नत, मैं थक चुका हूँ आपको उठाते उठाते। बच्चे की जान लेनी है क्या? उसकी बात सुनते ही वो दोबारा उठी और गुस्से से उसके तरतीब से सेट के सारे बाल बिगाड़ दिए। हरकतें हैं तुम्हारी बच्चों वाली, जो खुद को बच्चा कह रहे हो। आपने मेरे सारे बाल खराब कर दिए, मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे। बेड से उठकर वो दोबारा अपने बाल सेट करने लगा। आपको पता है यूनिवर्सिटी में लड़कियां पागल हैं मेरे पीछे। बीवी तो मुंह लगाती नहीं, सोच रहा हूँ उनमें से ही किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। उसने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, जो उसकी बात सुनते ही अपनी जगह से उठकर बाथरूम में चली गई। दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज पर उसने लब दबाकर अपना कहका रोका। चाहे रिश्ते में कितने ही इख्तिलाफ क्यों ना हो, एक औरत कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर उसके बजाय किसी और की तरफ मुतवज्जो हो। ड्राइवर अंकल, मॉम और डैड कहाँ गए हैं? सरगोशीनुमा आवाज में उसने ड्राइवर से पूछा। विशाल, इहाब, इना और हिस्सा थोड़ी देर पहले ही घर से निकले थे और उसे यकीन था कि उसी लड़के से मुलाकात करने गए होंगे, इसलिए तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो ड्राइवर से पूछने चली आई। यकीनन वो तो जानता ही होगा, क्योंकि उनका इरादा पहले ड्राइवर के साथ ही जाने का था, लेकिन इहाब के घर आने पर वो तीनों उसके साथ चली गई और इतना सब्र इसमें नहीं था कि उनके आने का इंतजार करती। वैसे भी वापस आकर कौन सा इन लोगों ने उसे कुछ बता देना था। वो लोग किसी रेस्टोरेंट में जाने का कह रहे थे। मुझे भी लेकर चले, रुके, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहते हुए वो जल्दी से अंदर भाग गई और 2 मिनट बाद ही उसकी वापसी हो गई। कपड़े तो वही थे, ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट और ब्लैक शर्ट। अब बस फर्क ये था कि गले में व्हाइट मफलर और सर पर एक बड़ी सी हैट पहनी हुई थी और हाथ में एक छोटा सा पर्स था। चले चले, जल्दी चले, उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा और उसके बैठते ही ड्राइवर भी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ा दी। बैग कंधे पर लटकाए वो घर में दाखिल हुआ और पहली नजर वहां बैठी मीरब और उसके करीब खेलते शहरोज पर गई। मीरब, उसने धीमे से पुकारा, जिस पर मीरब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहां बैठे शहरोज को अपनी गोद में उठा लिया। अल्लाह अल्लाह शहरोज, देखो पापा आ गए। मीरब के जुमले पर वो मुंह खोले हैरत से उसे देखने लगा। क्या ये जो उसने सुना था वो सही था या फिर कान बज रहे थे? क्या कहा तुमने? उसकी हैरत पर हंसते हुए वो उसके करीब आई और शहरोज को उसकी गोद में थमाकर खुद भी उसके सीने से लग गई। ए खुदाया, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, उसने दिल में सोचा और प्यार भरी नजरों से अपने सीने से लगी मीरब को देखने लगा।
मैंने आपको बहुत याद किया और मैं तो तुम्हें भूल ही नहीं पाता। उसका चेहरा अपने सीने से निकालकर उसने नीरव के माथे पर अपने लब रखे और नरमी से उसके चेहरे के हर नक्श को अपने लम्स से महकाने लगा। बेसाख्ता अलमीर की नजर उसके लबों पर पड़ी, जिन पर नरमी से वो झुकने लगा, लेकिन इससे पहले ही किसी के झंझोड़ने पर उसकी आंख खुल गई। कमीने, छोड़ मुझे। अजमेरी के खुद को झंझोड़ने पर उसकी आंख खुली। क्या हुआ? वो जल्दी से उठकर बैठा। क्या हुआ कमीने? इमरान हाशमी मुझे कब से चूमे जा रहा है, छोड़ भी नहीं रहा और बोल रहा है क्या हुआ? उसकी बात सुनते ही अलमीर मुंह बनाता हुआ जल्दी से अपने होंठ साफ करने लगा। वो मीरब के बजाय उसे प्यार कर रहा था। अजमी, किसी को बताना मत। मैं किसी को नहीं बता रहा, लेकिन अम्मा साईं से ये जरूर कहूंगा कि टर्की में बैठी इस बीवी को रुखसत करके ले आओ। आज मेरी इज्जत बच गई, जरूरी थोड़ी है हर बार बच जाए। तू मेरे कमरे में क्या कर रहा था? बाबा साईं के कहने पर उठाने आया था। मुझे क्या पता था यहाँ तू क्या क्या करता फिर रहा है। बुड़बड़ाते हुए वो कमरे से चला गया और उसके जाने पर अलमीर मुंह बनाता वहां रखे तकिए को खुद में भेज गया। उफ, ये दूरियां। गहरा सांस लेकर वो बेड से उठ गया। उसे शादी खत्म होने के बाद वापस टर्की चले जाना था, लेकिन अब आइजल और असफन की वजह से ये काम फिर से टल गया। एक हफ्ते बाद उनका निकाह रखा गया था और अब इस निकाह से पहले तो उसका टर्की जाना नामुमकिन था। हैट सर पर अच्छे से पहने वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। हैट पहनने का मकसद सिर्फ यही था कि मिशाल या कोई और उसे देख ना ले, और अगर देख ले तो हैट से वो अपना चेहरा आराम से कवर कर सके। रेस्टोरेंट में थोड़ा ढूंढने के बाद वो लोग उसे मिल गए। उसकी नज़र इहाब के साथ बैठे हमजा पर गई। व्हाइट कलर की शर्ट पहने, साथ ही ग्रे पैंट और ग्रे वेस्ट कोट के साथ वो टाई लगाए बैठा था। यकीनन वो ऑफिस से आया था। उसका हुलिया देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। अरे, ये तो वही है जो मुझे उस दिन सड़क पर मिला था। मुझे नॉवेल्स भी तो इसी ने भेजे थे और पाकिस्तान में मैंने 2 बार बात भी तो शायद इसी से की थी। मिलाकर उसे याद आ ही गया था कि हमजा अब्बासी कौन था और उसने उसे कहाँ देखा था। चेहरा घुमाए वो अब अपनी सोच में गुम थी कि क्या इस बंदे से उसकी शादी होने वाली थी। जाहिर है तभी तो सब उससे मिलने आए थे। सोचों में गुम उसे हमजा की आवाज़ ने निकाला जो उसके पीछे से आई थी। हेलो आयशा, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लड़का है। इससे मिलकर इना तो सदके वारी ही जा रही थी, लेकिन हमजा के लिए उसका लड़का कहना इहाब को हजम नहीं हुआ था। मामा, इस 32 साला इंसान को हमारी नज़र में लड़का तो नहीं कहा जाएगा। उसके कहने पर हमजा बेअख्तियार हंसा, जबकि मिशाल ने घुरकर अपने शौहर को देखा जो उसके घुरने पर अपने दांत बाहर निकालते दांत अंदर कर गया। कॉर्नर वाले हिस्से पर बैठे वो पांचों इस वक्त एक फैमिली लग रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था यहाँ तो रिश्ते की बात चल रही थी। इन सबसे बात करते हुए हमजा की नजर वहां खड़ी आयशा पर पड़ी, जो अब अपना रुख उनकी तरफ से मोड़ चुकी थी। ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट और ब्लैक शर्ट पहने, गले में व्हाइट कलर का मफलर डाले, सर पर पहनी हैट के बाइस वो हमजा को बेहद क्यूट लग रही थी। एक्सक्यूज करके वो अपनी जगह से उठा और तेज से कदम उठाता उसके पीछे जा खड़ा हुआ। हेलो आयशा। उसके आवाज पर लब दांतों में दबाए वो मुड़कर उसे देखने लगी, जो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। वो दोनों इस वक्त पिलर की दूसरी तरफ खड़े थे, इसलिए वहां बैठे मिशाल, इहाब, हिफ्जा और इना इन्हें नहीं देख सकते थे। हाय। चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान सजाए उसने होले से हाथ हिलाया। यहाँ क्या हो रहा है? रेस्टोरेंट है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। अच्छा, मुझे लगा मेरी वजह से आई हो। नहीं, मैं आपकी वजह से यहाँ क्यों आऊंगी? आपको क्या लगता है मैं आपकी जासूसी कर रही हूँ? उसे इतनी खास उर्दू बोलने नहीं आती थी, लेकिन समझ वो आसानी से लेता था। इस वक्त भी सामने खड़ी इस लड़की की बातें उसे आराम से समझ आ रही थी। अंग्रेजी लहजे में उर्दू बोलती सामने खड़ी वो लड़की हमजा अब्बासी के दिल के तार छेड़ रही थी। नहीं नहीं आयशा, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? उसने अपना सर नफी में हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रही। अब मैं चलती हूँ। मफलर अच्छे से ठीक करके वो वापस जाने लगी, जब मफलर पीछे की तरफ करने के बाइस वहां रखे डेकोरेशन पीस में अटक गया। वो पलटना भूल गई। हाय, क्या ये काम हमजा ने किया था? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यार, ये बंदा तो बड़ा ही रोमांटिक है। पब्लिक प्लेस पे पीछे से मेरा मफलर पकड़े खड़ा है। बात सुने, मेरा मफलर तो छोड़ दे। उसकी बात का मतलब समझकर वो दिलकशी से हंसा। आयशा। उसके पुकारने पर वो मुड़ी, लेकिन उसे ऐसे ही खड़ा देखकर अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती जल्दी से मफलर निकाल कर वहां से जाने लगी, लेकिन इस बार कमबख्त फर्श बीच में आ गया। पैर स्लिप होने पर हल्की सी चीख लबों से निकली, लेकिन उसके फर्श पर गिरने से पहले ही हमजा उसे कमर से थामकर गिरने से रोक चुका था। आयशा को सीधा खड़ा करके वो उससे दूर हुआ। आयशा उसके लिए नामहरम थी। भले वो एक आज़ाद माहौल में पला बढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे रिश्तों का लिहाज करना अच्छे से आता था। वो बगैर किसी रिश्ते के उसे छूना नहीं चाहता था। आज ये पहला इत्तेफाक था जब उसने आयशा को छुआ था, और उसने पहली बार आयशा आफिंदी को छुआ था। दिल अलग अंदाज में धड़कना शुरू हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आयशा की खुशबू उसकी रगे जां में बस चुकी है। उसके मुसलसल खुद को देखने पर वो वहां मजीद रुके बिना बाहर की तरफ भाग गई, और उसके भागने पर हमजा भी खुद को पुरसुकून करता वापस अपनी टेबल की तरफ चला गया। बैग हाथ में पकड़े वो शामिर के कमरे की तरफ जाने लगा, क्योंकि आयशा ने वहीं पर होना था। वे कल तो आए थे, आज फिर आ गए। अजमीर के अचानक सामने आने पर उसके कदम रुके।
मेरे नाना जान का घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये तुम जहाँ जा रहे हो ना, वो जगह भी मैं देख चुका हूँ। जी बिल्कुल, मैं मामू के कमरे की तरफ ही जा रहा हूँ। आपको कोई मसला है? मेरे मसला होने से कौन सा तुमने वहां जाने का इरादा तय कर देना था? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुस्कुराते हुए उसने अपना चश्मा दुरुस्त किया और कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि उसके जवाब पर अजमीर बस मुंह खोलकर रह गया। असीरम खान का बेटा था, भला कैसे किसी की मान लेता। कमरे में दाखिल होते ही उसकी पहली नजर वहां बैठी कार्टून देखती आइजल पर पड़ी। आइजल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसकी आवाज पर आइजल ने चौंक कर उसे देखा। क्या लाए हो अस्फी? चॉकलेट्स। उसने बैग आइजल की जानिब बढ़ाया और उससे चंद इंच के फासले पर बैठ गया। बैग में से चॉकलेट्स निकालकर उसने असफंगार की तरफ देखा और चहकते हुए उसके गले लग गई। थैंक यू अस्फी। उसे अपने इतने करीब देखकर असफंगार ने जल्दी से उसे खुद से दूर किया। तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारा ये चश्मा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसने नाक चढ़ाकर उसके चश्मे को देखा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो उतार दो। उसकी बात सुनते ही आइजल ने उसका चश्मा उतारकर साइड पर रख दिया। नीली आंखें वाजे दिखने लगी। अब ठीक है। चॉकलेट का रैपर खोलकर वो असफन यार के करीब बैठकर दोबारा से कार्टून देखने लगी। एक बाइट उसने असफन यार की तरफ बढ़ाया, जिसे खाकर उसने इंतहाई नरमी से दोबारा आइजल और अपने दरमियान फासला बना लिया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी पहली नजर वहां मौजूद इर्तजा पर पड़ी। अगर अंदाजा होता कि वो कमरे में है तो हुरम कभी भी इस वक्त कमरे में ना आती। उसे देखते ही वो वापस भागने लगी, लेकिन उसके बाहर जाने से पहले ही इर्तजा उसे अपनी जानिब खींचकर दरवाजा बंद कर चुका था। ये क्या हरकतें करती फिर रही हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रही। इर्तजा के सख्त लहजे पर उसने मिनमिनाते हुए कहा। मेरी एक बात आज कान खोलकर सुन लो होर। उसका चेहरा अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए वो गुर्राया। आज के बाद जब भी मैं घर आऊं, मुझे तुम हमारे कमरे में मिलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बहते आंसू देखकर इर्तिजा ने उसका चेहरा छोड़ा। लहजे में नरमी दराज। हूर, तुम पर सख्ती करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर तुम भी तो मेरा सोचो। मैं ऑफिस से आता हूँ तो सबसे पहले तुम्हें देखने की तलब होती है, और जब तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाता तो दिल चाहता है सब कुछ तहस नहस कर दो। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। उसके आंसू साफ करके इर्तिजा ने उसके दोनों गालों पर अपने लब रखे और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से लगा लिया। मैंने तुम्हें एक हफ्ते का वक्त दिया है हूर, और ये एक हफ्ता मुझ पर बहुत भारी गुजरने वाला है। उसकी गर्दन से बाल हटाकर इर्तिजा उसकी गर्दन पर झुक गया और उसकी सरगत पर हुरम साकित खड़ी रही। उसे लगता था कि इस एक हफ्ते के वक्त में तो इर्तिजा उसके करीब नहीं आएगा, लेकिन वो गलत थी। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। उसकी गर्दन से चेहरा निकालकर इर्तिजा गहरी नजरों से उसका गुलाबी होता चेहरा देखने लगा और बिना लम्हा जाया किए उसके लबों पर झुक गया। उसकी दोबारा इस हरकत पर हुरम की आंखें फैल गईं। पिछली बार किया गया इर्तिजा का अमल उसके जहन में गर्दिश करने लगा। शायद इस बार भी वही सब होगा जो पहले हुआ था, लेकिन इस बार उसके अंदाज में नरमी थी। उसके लबों को अपनी कैद में लिए वो बेबाकी से उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा, और उसके हाथ अपनी कमर से नीचे जाते देखकर हुरम ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे फौरन खुद से दूर किया। चूंकि वो हुरम की इस हरकत के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हुरम की इस हरकत पर इन दोनों के दरमियान फासला बन गया। ये क्या हरकत है हुर? उसके चिल्लाने पर वो सहमी। इर्तिजा, मेरी गलती नहीं है वो। इर्तिजा का गुस्से से भरा अंदाज देखकर वो सहमते हुए जल्दी से वजाहत देने लगी। मेरे लिए ये सब बहुत। हुर, तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। तुम नहीं चाहती हो मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो मैं नहीं आऊंगा। दोनों के दरमियान मौजूद फासला मिटाकर वो हुरम के करीब आया। लेकिन अगर ये बात तुम हाथों के बजाय लफ्जों से कहोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। सॉरी। उसकी बात सुनकर हुरम ने नजरें झुकाए एक लफ्जी जवाब दिया। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है हूर। आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसका गाल थपथपाकर वो कमरे से बाहर चला गया, और उसके जाने के बाद हुरम ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। अभी तो इर्तिजा और उसके दरमियान एक फासला था, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद क्या होता, इसी सोच ने ही उसके पूरे वजूद में सनसनाहट पैदा कर दी। खिड़की के करीब खड़ी वो सामने नजर आते चांद को देख रही थी, जो कभी बादलों में छुप जाता तो कभी नजर आने लगता। क्या सोचा जा रहा है जान? उसे पीछे से अपने हिसार में लिए अरहान ने नरमी से पूछा। मैं कुछ सोच रही थी, यकीनन मेरे बारे में सोच रही होगी। उसके कहने पर मुस्कुराते हुए मिराल ने अपना रुख उसकी जानिब किया। आपने कहा आप मुझसे प्यार करते हैं? नहीं, मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ। बस यही सोच रही थी कि आपके इश्क की हद क्या है। तुम्हें सुनना है? मुझे जानना है। आपके लबों से अपने कहे इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरी रूह की राहत हो। उसकी कमर पर हाथ रखकर अरहान ने उसे अपने करीब किया। तुम मेरी सांसों की जमानत हो। उसने झुककर मिराल की नोजपिन को अपने लबों से छुआ। तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है मिराल। अरहान, लोग मोहब्बत में चांद तारे तोड़कर लाते हैं, आप भी तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए चांद लेकर आ जाएंगे?
जाना, अगर मैं तुम्हारे लिए चाँद ले आया तो आसमां उसकी रोशनी से महरूम हो जाएगा। हर चीज़ अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। जैसे मेरा चाँद मेरे पास अच्छा लगता है, वैसे ही वो चाँद आसमान पर सितारों के दरमियान अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए चाँद नहीं ला सकता क्योंकि वो चाँद तो आसमान का है, लेकिन इस आसमान पर मैं अपने प्यार भरे अल्फाज ज़रूर लिख सकता हूँ। क्या मतलब? उसने नासमझी से पूछा। अरहान ने चेहरा मोड़कर घड़ी की तरफ देखा, जहाँ 12 बजने में चंद सेकंड बाकी थे। वहां देखो। मिराल को अपने हिसार में लेकर उसने आसमान की तरफ इशारा किया। उसका इशारा पाकर मिराल आसमान की तरफ देखने लगी, जहां चंद सेकंड बाद ही फायरवर्क्स होना शुरू हो गई और इन फायरवर्क्स के जरिए अब आसमान पर आई लव यू मिराल लिखा नजर आ रहा था। उसने भीगी आंखों के साथ मुस्कुराते हुए अरहान की तरफ देखा, जिसने उसके देखने पर उसकी भीगी आंखों पर अपने लब रख दिए। ये सब बहुत खूबसूरत है अरहान, मुझे अंदाजा था कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा। थैंक यू। जानती हो मीरा, तुम्हें देखने के बाद सोचा करता था कि अगर तुम मिल जाओगी तो और कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी, और तुम मुझे मिल गई। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की ख्वाहिशात कितनी भी पूरी हो जाए कभी ख़त्म नहीं होती। मेरे साथ भी शायद ऐसा ही है, कुछ है। तुम मिल गई तो अब इस दिल में तुम्हारे चाहने की ख्वाहिश है, तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश है, और सबसे बड़ी ख्वाहिश है तुम्हारे लबों से अपने लिए इज़हार मोहब्बत सुनना। जानता हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझे शिद्दत से इस लम्हे का इंतज़ार है जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी और अपने इन खूबसूरत लबों से तुम इज़हार मोहब्बत करोगी। उसके लबों को अपनी उँगलियों से सहलाते हुए अरहान ने नरमी से उसके लबों को छुआ और उसे अपने सीने से लगा लिया। सालार, हवेली कब जाएंगे? हवेली क्यों जाना है? जूस का सिप लेकर वो ऑमलेट अपनी प्लेट में डालने लगा। नाश्ते की टेबल पर इस वक्त बस वो दोनों ही मौजूद थे। असीरम सुबह ही अपने ज़रूरी काम से चला गया था। असफंयार अपने कमरे में था, जबकि नूर किचन में मौजूद थी। तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या पता होना चाहिए जन्नत? शामिर लाला ने आइजल और असफन का रिश्ता तय कर दिया है। नाश्ता करते उसके हाथ थमे। किसने बताया आपको? अम्मा साईं का फोन आया था, वो कह रही थी कि हम चंद दिनों में हवेली आ जाएं, क्योंकि निकाह इसी हफ्ते में रखा गया है। जन्नत की बात सुनते ही वो अपनी जगह से उठा और तेज तेज कदम उठाता असफंयार के कमरे की तरफ चला गया। उसके अचानक उठकर जाने पर जन्नत ने नासमझी से उसकी पुश्त को देखा और कंधे उचकाकर अपना नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। धड़म से कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, जहां असफंयार सादा से ट्राउजर और शर्ट में बेड पर बैठा हुआ था। यकीनन वो नींद से अभी जागा था। आइजल के लिए रिश्ता तुमने भेजा था या ये फैसला बाबा साईं अपनी मर्जी से कर रहे हैं? मेरी मर्जी से हुआ है। मैं आइजल से मोहब्बत करता हूँ और उसे अपने निकाह में लाना चाहता हूँ। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस रिश्ते पर, क्योंकि किसी वक्त में हम गहरे दोस्त थे। तुम्हें लगता है जो कुछ तुमने मेरी बहन के साथ किया है उसके बाद भी मैं तुम्हारे और आइजल की शादी होने दूंगा? सालार की बात सुनते ही वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, लेकिन फिर आंखें मूंदकर खुद को पुरस्कून कर लिया। मैंने आइजल के साथ कुछ नहीं किया था सालार। तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो असफंयार, लेकिन मुझे नहीं। मैं नहीं जानता उस दिन क्या हुआ था, पर इस बात का यकीन जरूर है कि आइजल की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। मैंने अगर ये बात आज तक किसी से नहीं कही है तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिला ना, उस दिन हवेली वालों को तुम्हारे करतूत बताने में देर नहीं लगाऊंगा। वो हर लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रहा था। यह हकीकत थी कि चंद साल कबल वो दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन आइजल के साथ हुए हादसे के बाद इन दोनों की दोस्ती में एक दरार सी पड़ चुकी थी। असफंयार बाहर चला गया। ना उसने सालार से कोई राब्ता किया, ना सालार ने उससे। असफंयार के राब्ता ना करने की वजह शर्मिंदगी थी, लेकिन सालार के उसके साथ कोई राब्ता ना रखने की वजह यह थी कि उसे अपनी बहन की इस हालत का जिम्मेदार असफंयार लगता था, और इस बात का उसे यकीन भी था। लेकिन ये बात वो किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि उसकी बात का किसी को यकीन जो नहीं आना था। मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा असफंयार खान। 1 हफ्ते बाद मेरा निकाह है। आइजल के साथ रोक सकते हो तो रोक लो सालार शाह। उसने नीली आंखों से उसे घूरते हुए कहा, जो उसकी बात सुनते ही लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकलकर चला गया। मामा, मेरी बात सुने। महरीना बेगम के करीब बैठकर उसने उनके हाथ से टीवी रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर दिया। क्या बात करनी है मेरे बेटे को? आपको पता है घर वालों ने आइजल और असफंदाला का रिश्ता तय कर दिया है। माशाल्लाह, लेकिन आइजल तो मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थी। जी, एक एक्सीडेंट के बाइस उसकी ब्रेन ग्रोथ रुक गई थी और अब उसका निकाह होने जा रहा है। मैं नहीं जानती वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही हैं, और ऐसी क्या बात हुई कि नौबत निकाह तक पहुँच गई। ऊपर से निकाह भी 1 हफ्ते बाद ही है। तुम्हें हवेली जाना है? उसकी पूरी बात सुनते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जी जाना तो है। तो मेरा बेटा चली जाओ ना। अरहान इजाज़त नहीं दे रहे, उसने मुँह लटका कर कहा, और उसकी बात सुनकर महरीना बेगम को उसके यहाँ बैठने की वजह समझ आ गई। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें हवेली छोड़ आएगा। लेकिन अरहान, मैं अरहान की माँ हूँ, मेरी इजाज़त काफ़ी नहीं है क्या? जी, लेकिन अगर वो गुस्सा हुए तो? मैं उसे बता दूंगी, कुछ नहीं कहेगा, बहुत नरम मिजाज है अरहान। थैंक यू। चमकते हुए उनके
चहकते हुए उनके गले लगकर वो अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई ताकि जाने की तैयारी कर सके। उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर महरीना बेगम भी हल्का सा मुस्कुराई। ये बात तो उन्होंने ठीक कही थी कि अरहान बहुत नरम मिजाज था, खास तौर पर अपनों के लिए, लेकिन मिराल के लिए उसके अंदाज में नरमी के साथ साथ जुनूनियत भी थी। वो मिराल के लिए हद से ज्यादा जुनूनी बनता जा रहा था और उसका अंदाज उसे खुद भी नहीं था। हिफ्जा दादो, मुझे हवेली जाना है। उसने किताब पढ़ती हिफ्जा का बाजू हिलाया। खुर्रम, अभी चंद दिन पहले ही तो हवेली से आई हो, फिर क्यों जाना है? आपको पता तो है घर में आइजल और असफन की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो बस इसलिए मुझे जाना है। खुर्रम, तुम जानती हो ना इर्तजा की मर्जी के बिना तुम वहां नहीं जा सकती हो, तभी तो आपसे कह रही हूँ, प्लीज इर्तजा से बात करें। उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मेरे कहने पर वो इनकार ही करेगा, क्योंकि तुम्हारे मामले में वो किसी की बात नहीं सुनता। हाँ, तुम्हारे कहने पर शायद राजी हो जाए। खुद बात करो बच्चे, मुझे नहीं करनी। खुर्रम, कब तक इससे दूर भागोगी? जानती हो, शादी जिस तरह हुई है वो ठीक तरीका नहीं था, लेकिन अब तो हो चुकी है ना। इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। कहाँ है वो? उसने गहरा सांस अपने अंदर खींचा। पूल एरिया की तरफ गया था। क्या मतलब इस मौसम में वो स्विमिंग कर रहे हैं? उसने हैरत से पूछा। जरूरी नहीं है वो वहां पर स्विमिंग ही कर रहा हो सकता है बस ऐसे ही वहां पर बैठने के लिए गया हो। उसे जवाब देकर वो वापस किताब पढ़ने में मगन हो गई और खुर्रम खुद को पुरसुकून करके पूल एरिया की तरफ चली गई। मॉम, मिराल कहाँ है? हर जगह पर उसकी गैर मौजूदगी देखकर वो परेशानी से महरीना बेगम के पास आकर पूछने लगा। उसे हवेली जाना था बेटा। तो फिर? माथे पर बल नमूदार हुए। क्या वो उसकी इजाजत के बगैर हवेली चली गई? उसने मुझसे कहा था, मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया। उनकी बात सुनते ही उसने जब्त से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। क्या उसने मुझसे इजाजत ली थी? अरहान, उसने मुझे सारी बात बताई थी। उसे जाने की इजाजत मैंने दी। तुम उसे कुछ मत कहना। उनकी बात पर अपना सर हिलाकर वो तेज कदमों से बाहर जाने लगा। जब उसे बाहर की तरफ जाते देख महरीना बेगम ने रोका। अरहान, कहाँ जा रहे हो? मिराल कितने बजे निकली थी मॉम? अरहान, उसे खुद से इतना मत बांधो कि वो तुमसे तंग आ जाए। उसे थोड़ा स्पेस दो बेटा। अब वो तुम्हारी ही है, उसे वापस तुम्हारे पास ही तो आना है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। उनकी बात का जवाब देकर वो तेज से कदम उठाता बाहर की तरफ चला गया। खैरियत से आना हुआ सालार? मुझे तो लगा था तुम कुछ दिन बाद आओगे। उसे अपने सामने देखकर शामिर ने हैरत से पूछा। 2-3 दिन पहले तो वो गया था, इसलिए सालार की इतनी जल्दी वापसी की उम्मीद उसे हरगिज नहीं थी। आप आइजल की शादी कर रहे हैं बाबा साईं? क्या तुम अब तक इस बात से लाइल्म थे सालार? बाबा साईं, आइजल की कंडीशन जानते हुए भी आप उसकी शादी कर रहे हैं। सालार, कुछ नहीं हुआ है आइजल को, वो पहले से बेहतर है और खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्द ही ठीक भी हो जाएगी। उसने लहजे को नॉर्मल रखकर जवाब दिया। लेकिन अभी वो ठीक नहीं हुआ है बाबा साईं। असफन यार सब कुछ जानकर उसे अपना रहा था, फिर तुम्हें किस चीज पर एतराज है? उसकी मुसलसल बहस से शामिर ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे एतराज इसी चीज पर है बाबा साईं कि आप उसकी शादी असफन यार के साथ कर रहे हैं। क्यों? तुम्हें इससे क्या मसला है? आप भूल रहे हैं आइजल की इस हालत का जिम्मेदार असफन यार है। बिला वजह की बात मत करो सालार। आप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा। उसके माँ बाप जिंदा हैं उसकी जिंदगी का फैसला करने के लिए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शामिर की बात सुनकर वो उदासी से हंसा। आपने तो एक पल में ही बता दिया बाबा साईं कि मेरा आइजल पर कितना हक नहीं है। सालार, ऐसी बात नहीं है। जो करना चाहते हैं करते फिरे। वैसे भी आपकी नज़र में कभी मेरी किसी बात की अहमियत रही ही कब है? वो जिस तरह आया था उसी तरह वापस जा चुका था। लेकिन वहां बैठा शामिर अपने कहे लफ्जों पर अब खुद को कोस रहा था। एक तरफ से चीज ठीक होती थी तो दूसरी तरफ से बिगड़ जाती थी। इर्तजा, उसने स्विमिंग पूल की तरफ आकर उसे पुकारा। जानती थी वो उल्टे दिमाग का इंसान इस वक्त यहाँ पर यही काम सर अंजाम देने आया होगा। उसकी आवाज सुनकर स्विमिंग करता इर्तजा पानी से बाहर निकला। पानी से भीगे बाल चेहरे पर गिर रहे थे, जबकि मजबूत चौड़े सीने पर पानी की बूंदें अजीब दिलकश नजारा पेश कर रही थी। उसने फौरन अपना रुख मोड़ा। इर्तजा को इस मौसम में स्विमिंग करते देख उसे ठंड लग रही थी। क्या हुआ हूर? मुझे कुछ बात करनी थी। कहो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, पहले आप फ्री हो जाए फिर बात करूंगी। आई तो वो यहाँ बात कर रही थी, लेकिन इर्तजा को ऐसे हुलिये में देखकर बात करने की हिम्मत ही पैदा नहीं हो रही थी। हूर, मैं सुन रहा हूँ, तुम कहो जो कहना है। नहीं, पहले आप फ्री हो जाए। जल्दी से अपनी बात कहकर वो बिना उसकी तरफ देखे जाने लगी। जब उसे जाते देखकर इर्तजा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ पूल में खींच लिया। नॉवल चेहरे से हटाकर उसने फोन पर बात करती मिशाल को देखा, जो 1 घंटे से अज़ा से हंस हंस कर बातें कर रही थी। पता नहीं इन औरतों के पास इतनी बातें कहाँ से आ जाती हैं। उसने बेजारी से सोचा और मिशाल को फोन रखते देखकर खुद भी अपना नॉवल बंद करके बैठ गई। मॉम, मुझे कुछ बात करनी है। कहो। मुझे एहतजाज करना है। किस चीज पर? शादी पर। मैंने तो सुना था कि बात पक्की होने में भी महीनों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 हफ्ते में मेरा निकाह भी रख दिया। आइजल और असफन के निकाह की खबर सुनकर वसी ने हमजा और आयशा का निकाह भी 1 हफ्ते बाद ही रख दिया था।
वो भी पाकिस्तान में, क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार वहीं पर मौजूद थे। और जहाँ तक बात थी हमजा की, तो उसकी फैमिली या रिश्तेदार में दूर-दूर तक कोई नहीं था। जो थे वो भी वालिदैन की वफ़ात के बाद ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके थे। उसके बस बिज़नेस पार्टनर और कुछ दोस्त थे जिन्हें इनवाइट करने का उसका इरादा अपने रिसेप्शन डे पर था। विशाल के इतनी जल्दी राज़ी होने की उम्मीद इहाब को हरगिज़ नहीं थी, लेकिन उसने जल्दी अपना फ़ैसला इहाब के सामने रख दिया था। हमज़ा एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, जिसके बारे में सारी मालूमात वो इर्तज़ा से ले चुकी थी, क्योंकि इर्तज़ा से ज़्यादा अच्छे से उसे और कौन जान सकता था। सारी बात जानकर उसने राज़ी होने में देर नहीं लगाई थी, लेकिन जब से घर में आयशा की शादी की डेट फ़िक्स हुई थी, तब से उसका मूड ख़राब था, क्योंकि उसे ये सीधी-सादी शादी नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? अरे बस नहीं करनी ना, कोई वजह भी तो बताओ। अगर शादी ना करने की वजह वो मिशाल को बता देती तो उसके मुंह पर मिशाल की चप्पल पड़ने में देर नहीं लगनी थी। बताओ आयशा, अक्सर लोग पढ़ाई की वजह से शादी नहीं करते, लेकिन तुम तो उससे भी फारिग हो। हाई स्कूल के बाद तुमने नॉवल के अलावा कोई किताब खोली भी है? खोलोगी भी कैसे? तुमने तो स्कूल भी रो रो कर पूरा किया था। यहाँ बात स्कूल की नहीं हो रही, शादी की हो रही है। और मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि अभी मेरी शादी करने की उम्र नहीं है। बिलाखिर इनकार करने का एक बहाना उसे मिल ही गया, लेकिन विशाल के पास उसके इस बहाने का भी जवाब था। 18 साल की हो तुम, और लड़की की शादी करने की ये बेहतरीन उम्र होती है। अब जाओ और मेरा दिमाग ना खाओ। उसके झुंझलाकर कहने पर वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रश ड्राइविंग करता वो अपनी गाड़ी को इस रास्ते पर दौड़ाने लगा जो हवेली की तरफ जाता था। मिराल को घर से निकले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए रश ड्राइविंग के बाइस वो जल्दी उस तक पहुंच चुका था। गाड़ी की रफ्तार मजीद तेज करके वो अपनी गाड़ी उस गाड़ी के सामने लाकर आगे का रास्ता रोक चुका था। अरहान की इस हरकत पर ड्राइवर ने बर वक्त ब्रेक लगाए, और ड्राइवर की इस हरकत पर पीछे बैठी मिराल हड़बड़ा गई। क्या हुआ है? उसने परेशानी से ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन उसका जवाब सुनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सामने खड़ी गाड़ी से निकलते अरहान को वो देख चुकी थी। चलो उतरो। बैक साइड का डोर खोलकर उसने मिराल को बाहर निकाला। अरहान, क्या हुआ है? वो हैरत से उसे देखते हुए पूछ रही थी, जो अब ड्राइवर को वापस घर जाने का इशारा कर रहा था। अरहान अपनी बात का जवाब ना पाकर उसने फिर पुकारा, जो इस बार भी बिना जवाब दिए उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आ गया और उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। इर्तजा, ये क्या हरकत है? चेहरे से पानी साफ करके उसने खफगी से इर्तजा की तरफ देखा। ठंडे पानी ने उसे एक पल के लिए झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने सोचा तुम्हें भी थोड़ा सा भिगा दूं। उसने गहरी नजरों से हुरम का भीगा सुरापा देखते हुए कहा। उसके भीगे कपड़े हद से ज्यादा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। छोड़े मुझे, इतना प्यारा मौसम है हूर, इसे अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करो। इर्तजा, मुझे ठंड लग रही है, तो हम दोनों मिलकर इस ठंड को खत्म करके माहौल में गर्माइश पैदा कर देते हैं। बेबाकी से कहते हुए उसने हुरम के भीगे गाल पर अपने लब रखे, जबकि इर्तजा की बात सुनकर वो सर से पांव तक सुर्ख हुई। प्लीज इर्तजा, छूने ना। पानी में मौजूद हुरम की दोनों पांव खींचकर उसने अपने गिर्द लिपटाए, और इर्तजा की इस हरकत पर वो शर्म से सुर्ख होती अपनी आंखें सख्ती से मीच गई। इर्तजा, क्या बात करनी थी? छोड़े मुझे, पहले जो बात करने आई थी वो करो, फिर छोड़ूंगा। इर्तजा, उसने गुस्से से इर्तजा के बरहना सीने पर मुक्का मारा। मैं समझ रहा हूँ, मतलब तुम्हें इसी तरह मेरे करीब रहना है, और मुझे कोई एतराज नहीं है मेरी जान। उसकी ढिठाई देखकर हुरम ने गुस्सा जब्त करके अपनी बात शुरू की। मुझे पाकिस्तान जाना था, तो हिफ्जा दादो ने कहा कि आपसे इजाजत ले लो। ठीक है हुर, मेरी इजाजत है, हम पाकिस्तान चलेंगे। सच में? उसने बेयकीनी से कहा, क्योंकि इर्तजा के इतनी जल्दी मान जाने का यकीन जो नहीं था। बिल्कुल। अब तुम जाओ, ज्यादा देर भीगी रही तो बीमार हो जाओगी। बीमार भी आपकी वजह से ही होंगी। उसके खफगी भरे अंदाज पर इर्तजा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर झुका और उसकी सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। इर्तजा की इस हरकत पर वो खुद को कोसने लगी। क्या जरूरत थी कुछ कहने की? जब उसने जाने की इजाजत दे दी थी तो सीधी सीधी चली जाती। सांसों को आसानी मिलते ही उसने शिकायती नजरों से इर्तजा को देखा और पूल से निकलकर भागती हुई अंदर चली गई। थैंक्स मॉम। उसे जाते देखकर वो जेरे लब बुड़बड़ाया। इन्हें पाकिस्तान जाना ही था, क्योंकि आयशा और हमजा का निकाह भी वसी ने वहीं पर करना था। ये बात हिफ्जा जानती थी। इर्तजा के पास इजाजत मांगने के लिए भेजना तो बस एक बहाना था, और वो इस बात के लिए अपनी माँ का तहे दिल से शुक्रगुजार था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने अरहान की तरफ देखकर पूछा, क्योंकि उसकी मुसलसल खामोशी मिराल को चुभ रही थी। तुम कहाँ जा रही थी? हवेली। उसके सख्त अंदाज मिराल को लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया। क्या तुमने मुझसे इजाजत ली थी जाने की? मैंने आंटी से इजाजत ले ली थी। उसकी बात सुनकर अरहान ने झटके से गाड़ी रोकी। मैंने पूछा, क्या तुमने मुझसे इजाजत ली थी मिराल? उसके दोनों बाजू अपनी गिरफ्त में लिए वो सख्त लहजे में गोया हुआ, जबकि उसका ये नया रूप देखकर मिराल सहमी। आज तक उसने जिस अरहान को देखा था वो तो बेइंतहा नरम मिजाज था। पता नहीं उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा था, मिराल की इजाजत लिए बिना जाने पर, या फिर फकत उसके जाने पर। वो सच में उसका दीवाना था।
जो अब उससे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरहान, जवाब दो मिराल, दूर रहे, मुझे आपसे खौफ आ रहा है। वो रोते हुए उसकी सख्त गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने लगी। उसे रोते देखकर अरहान ने उसके बाजू छोड़ दिए और अपनी दुखती कनपटी सहलाने लगा। चंद लम्हों बाद उसने नजरें घुमाकर रोती मिराल को देखा, जो गाड़ी के दरवाजे से चिपक कर बैठी हुई थी। अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर अरहान ने किसी नाजुक गुड़िया की तरह उसका वजूद उठाकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अरहान की इस अचानक हरकत पर वो बौखला गई। तुम्हें मुझसे खौफ आ रहा है और मुझे खुद अपने आप से खौफ आ रहा है। मैं ऐसा नहीं हूँ मिराल, पर तुम्हारे मामले में ऐसा बनता जा रहा हूँ। मिराल के भीगे गाल देखकर उसने अपने होंठ भींचे और नरमी से उसके भीगे गाल साफ करने लगा। आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं ऐसा कभी भी सोच भी नहीं सकता। उसके बाजू सहलाकर अरहान ने वहां पर अपना लम्स छोड़ा, जबकि मिराल हैरत से उसका ये अंदाज देखने लगी। कुछ देर पहले वो क्या था और अब क्या बन गया था? मिराल, कुछ तो कहो। मुझे कुछ नहीं कहना। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना। तुम चाहो तो बदले में मेरे साथ जो करना चाहो कर सकती हो। आपको क्या हो गया था? आप ऐसे गुस्सा करते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप बस प्यार करते अच्छे लगते हैं। उसका नर्म रवैया देखकर वो आखिर कह ही उठी, शायद मैं पागल हो गया था। मिराल को अपने सीने से लगाए उसने धीमी आवाज में कहा, पागल तो वो हो चुका था मिराल के लिए। उससे एक पल की दूरी भी अरहान लाशारी की बर्दाश्त से बाहर थी। शायद कुछ देर पहले इसी वजह से वो गुस्सा कर गया था। लेकिन जो भी था, गुस्से से मामलात हमेशा बिगड़ते थे और वो ये बात अच्छे से जानता था। वो मामला बिगाड़ना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था मिराल कभी भी उससे दूर हो, क्योंकि अगर वो जिंदगी में नहीं आती तो सबर रहता कि वो जिंदगी में नहीं है। लेकिन अब वो आ चुकी थी। अरहान लाशारी की जिंदगी में अब वो आ चुकी थी, बल्कि उसकी जिंदगी ही बन चुकी थी। मिराल उसके लिए क्या थी, वो ये बात कभी लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता था। हेलो, मैं आयशा बात कर रही हूँ। दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके उसने हमजा को कॉल मिलाई। वो कॉल्स कभी भी डिलीट नहीं करती थी और यही बात आज उसके काम आ गई थी, क्योंकि उसे हमजा से बात करनी थी और हमजा की पहले की गई कॉल उसके पास अब तक मौजूद थी। इसलिए उसे दोबारा कॉल करने में आयशा को मुश्किल पेश नहीं आई थी। मेरी खुशनसीबी तुमने मुझे याद किया, उसकी आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ से खुशगवार लहजे में कहा गया। आपको पता है, घर वालों ने एक हफ्ते बाद हमारा निकाह रख दिया है। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब से ये बात मुझे पता चली है मुस्कुराहट मेरे लबों से जुदा नहीं हो रही। हमजा की बात सुनकर उसने गुस्से से अपना हाथ पेशानी पर मारा। मतलब इस बंदे में एडवेंचर नामी कोई चीज़ ही नहीं थी। बस शादी का दिन आया, 3 बार कबूल है कहा और शादी हो गई। भला ये भी कोई शादी होती है? मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। क्यों? मुस्कुराहट गायब हुई और सफ़ेद पेशानी पर लातादार बल नमूदार हुए। मैं किसी को पसंद करती हूँ। उसकी बात सुनते ही वो मुतमईन होता आराम से टेक लगाकर बैठ गया। उसे पता था आयशा की जिंदगी में अफसानवी किरदार ही थे जिन्हें वो पसंद कर सकती थी। किसे पसंद करती हो तुम? माहिर फरीद। इज ही अ रियल करेक्टर? यस। आयशा का जवाब सुनकर उसने गहरा सांस लिया। आयशा, बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो ताकि मुझे यकीन आ जाए तुम वाकई किसी को पसंद करती हो। पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? आप मेरा नाम नहीं जानते? उसके सवाल पर आयशा को गुस्सा आया। आयशा, तुम बस जल्दी जल्दी जवाब दो। ठीक है, पूछे, एहसान करने वाले अंदाज में कहा गया। तुम्हारा नाम क्या है? आयशा। वालिद का नाम क्या है? एहाब वसी। तुम कहाँ रहती हो? न्यूयॉर्क। वो जितनी जल्दी पूछ रहा था आयशा उतनी ही तेजी से जवाब दे रही थी। तुम्हारा पसंदीदा काम? नावल पढ़ना। माहिर फरीद किस नावल का किरदार है? माला का। जल्दी से कहे। अपने जवाब पर उसने जुबान दांतों में दबाई और गुस्से से कॉल काट दी, जबकि उसके कॉल काटने पर हमजा के लबों पर तबस्सुम बिखरा। क्या हुआ है? तुम्हें सुबह से गायब थी और अब आए हो तो मूड ऑफ है। उसे लॉन में तन्हा बैठे देखकर वो खुद भी वहीं आकर बैठ गई। सुबह नाश्ते के वक्त वो घर से बाहर था, अब वापस आया था तो तब से लॉन में ही बैठा हुआ था। शामिर परेशानी में उसे कितनी ही कॉल्स कर चुका था, क्योंकि सालार उसकी कॉल जो पिक नहीं कर रहा था और जिस अंदाज में वो हवेली से निकला था, शामिर की फिक्र ठीक थी। काफी देर तक जन्नत इसी इंतजार में खड़ी उसे देखती रही कि वो कब वहां से उठेगा और कमरे में आएगा, लेकिन उसे वहां पर जमे देखकर वो खुद भी उसके पास ही आ गई। भले दरमियान में जो कुछ भी हो चुका था, लेकिन ये भी सच था कि मोहब्बत तो दरमियान में थी और बाकियों की निस्बत उसे सालार से ज्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि उसके ज्यादातर वक्त हवेली के सब बच्चों में से सालार के साथ ही गुजरा था। ये मोहब्बत वैसी तो नहीं थी जैसे सालार उससे करता था, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। सालार, क्या हुआ है? बाबा साईं ने आइजल और असफंयार के निकाह की डेट फिक्स कर दी है। मैं जानती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहता जन्नत। तुम क्यों नहीं चाहते? मुझे तो लगा था कि तुम ये सब जानकर खुश होगे। होंठ भींच कर उसने जन्नत की तरफ देखा। मैं जरूर खुश होता अगर असफंयार की जगह कोई और होता। सालार, असफंद बेगुनाह है। अपने जहन में चंद बातें सोचकर तुमने खुद उसे गुनाहगार तस्वुर कर रखा है। सब इस रिश्ते से खुश हैं, खास तौर पर शामिर लाला। अपनी बातों से उनकी खुशियां मत खराब करो। उसने नरमी से कहते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और अपने उलझते जहन के बाईस सालार ये देख ही ना सका कि जन्नत उससे बात कर रही थी, बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन जन्नत, मेरी बात सुनो सालार। असफंद मोहब्बत करता है आइजल से और
सबकी रजामंदी से उसे अपने निकाह में शामिल कर रहा है, ना कि तुम्हारी तरह ज़बरदस्ती करके। आप मेरा और उसका मुवाज़ना मत करें। सबको लगता है मैं गलत सोचता हूँ, लेकिन मैं सही सोच रहा हूँ। जिस दिन आइज़ल यहाँ आई थी, उस दिन असफंयार घर पर अकेला था। कोई मुलाज़मा नहीं थी, कोई गार्ड नहीं था जिन्हें असफंद ने खुद जाने की इजाज़त दी थी। उसने क्यों भेजा इन सबको, वो भी फूफो साईं की गैर मौजूदगी में। असफंद ने वजाहत दी थी, सालार तुम पुरानी बातों को जितना सोचोगे उतना उलझोगे। जो गुजर गया उसे जाने दो, गुजरा वक्त वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसे छोड़ दो। अल्लाह ताला ने आइज़ल के नसीब में खुशियां डाल दी हैं, तो तुम उसकी खुशियों में रुकावट मत बनो। ठीक है जन्नत, मैं कुछ नहीं कह रहा, दुआ है आइज़ल हमेशा खुश रहे। लेकिन अगर कभी मुझे पता चला कि आइज़ल की इस हालत का जिम्मेदार असफंकार खान है, तो आपकी कसम जन्नत, मैं उसका हशर बिगाड़ दूंगा। सख्त लहजे में कहता वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर अंदर चला गया। उसके जाने पर जन्नत गहरा सांस लेकर खुद भी अंदर चली गई। शामिर को सालार की खैरियत की खबर जो देनी थी। सालार ठीक था और निकाह के लिए राजी भी हो गया था, और ये खबर शामिर को सुनाकर उसे भी पुरसुकून और बेफिक्र कर देना चाहती थी। शाह हवेली को एक बार फिर से सजाया जा रहा था। घर का माहौल बेहद खुशगवार हो गया था। हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी। बस जिसकी शादी थी वही हर चीज से बेगाना होकर अपनी मस्ती में मगन होकर घूम रही थी। पूरम वापस आते ही हवेली पहुंच गई थी और बाकी सब वसी के घर पर रुके हुए थे। आज आइजल का निकाह था जो हवेली में ही होना था, जिसमें शामिर ने बाहर के अफराद में से चंद ही लोगों को इन्वाइट किया था। वो जानता था आइजल के निकाह पर लोगों ने खूब बातें बनानी है, इसलिए उसने कुछ खास लोगों को ही निकाह में आने की दावत दी थी। वो नहीं चाहता था इतना खास दिन लोगों की बातों की बाइस खराब हो जाए। जायनमाज तय करके वो बेड पर बैठे आहान को देखने लगी, जिसके हाथ में तो किताब थी लेकिन जहन कहीं और ही भटक रहा था। घर में हर तरफ तैयारियां चल रही थी और ये साहब हर चीज से बेगाना होकर बैठे हुए थे। उसे देखकर वो बस गहरा सांस लेकर रह गई। आहान, क्या सोच रहे हो? नमाज स्टाइल में बंधा दुपट्टा खोलकर वो उसके करीब जाकर बैठ गई। मैं कुछ सोच नहीं रहा, बस मिराल की याद आ रही थी। वो हवेली कब आएगी? आहान, अभी उसे गए हुए वक्त ही कितना हुआ है जो उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हो। उसकी बात याद आ रही थी, पता नहीं बेटियों को रुखसत क्यों करते हैं। ये तो रस्मी दुनिया है, हर चिड़िया को अपना आंगन छोड़ना पड़ता है। मैं भी तो अपने घर वालों को छोड़कर आई थी ना। अपना गुजरा वक्त याद करके उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखरी। शाम से हमारी बात तो अलग थी ना। हमारी शादी तो एक नॉर्मल शादी थी, निराल के साथ ऐसा थोड़ी हुआ है। तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो आहान, वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश और मुतमईन है, और ये बात उसके चेहरे से वाज़ेह दिखती है। जब वो हवेली आएगी तब तुम देख लेना, उसे मुझे यकीन है उसका पुरसुकून चेहरा देखकर तुम्हें इस तरह उसके लिए फिक्रमंदी नहीं होगी। वो आएगी कब? आहान, आज निकाह है तो यकीनन आज ही आएगी। अब उठकर तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। वो खुश है ना शाम से? बेइंतहा, और मेरी दुआ है खुदा उसे ऐसे ही खुश रखे। शांति की बात सुनकर उसने सुकून भरी सांस लेकर धीमे से आमीन कह दिया। पैरों को छूती डार्क ब्राउन कलर की फ्रॉक पहने वो चेहरे के साथ ये बदलती बार बार खुद को आईने में दिख रही थी। उसकी फ्रॉक बेहद सादा थी, बस दोनों आस्तीन थी जो मोतियों और सितारों से भरी हुई थी। उसके अलावा दुपट्टा था जिसके चारों कोनों पर बिल्कुल आस्तीन जैसा काम ही हुआ था। उसे तैयार करना किसी ब्यूटिशियन के बस की बात नहीं थी, इसलिए हयात उसे खुद तैयार कर रही थी। बाकी सारी लड़कियां भी इसी तरह इसी कमरे में मौजूद थी, लेकिन खास तवज्जो आइजल पर दी जा रही थी क्योंकि वो ब्राइड जो थी उसे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं था, इसलिए हयात ने उसका मेकअप बिल्कुल लाइट सा ही किया था, और इस हल्के मेकअप में भी वो दुल्हन बनी बेहद प्यारी लग रही थी। हर किसी ने आज तक उसे सादा रूप में ही देखा था, इसलिए आज की गई इस हल्की सी तैयारी में भी आइजल शाह मीर शाह गजब ढा रही थी। उसके बालों का हेयर स्टाइल बनाकर हयात ने उसके सर पर दुपट्टा डाला। मुझे इतना तैयार क्यों करेंगे मामा? क्योंकि आज तुम्हारा निकाह है आइजल। और निकाह क्या होता है? चेहरे पर मासूमियत सजाए उसने नासमझी से हयात की तरफ देखते हुए पूछा। मतलब आज तुम्हारी जिंदगी में एक और शख्स आने वाला है। और वो कौन है? असफन यार, लेकिन वो तो पहले ही मेरी जिंदगी में है। लेकिन आज तुम दोनों का रिश्ता बदल जाएगा। आज से असफन भी तुम्हारे लिए सालार और शामिर की तरह हो जाएगा, तुम्हारा महरम। ओह, मतलब मैं उसे अब असफन लाला या फिर असफन बाबा बुलाऊंगी? अपनी अकल के घोड़े दौड़ाकर उसने खिलखिलाते हुए कहा, जिस पर हयात बस गहरा सांस लेकर रह गई। इस रिश्ते को वक्त के साथ साथ आयजा ने खुद ही समझ जाना था। क्या हुआ है? तुम्हें मूड क्यों ऑफ है? अपनी रुखसती का वक्त याद करके उदास हो? उसके बाद बनाती माहिम ने उसका बिगड़ा चेहरा देखते हुए पूछा। आयशा को मेकअप करना नहीं आता था, इसलिए अपने साथ साथ वो उसे भी तैयार कर रही थी, लेकिन उसे आयशा की खामोशी पर हैरानगी हो रही थी क्योंकि वो जब भी माहिम के पास आती थी नए नॉवल की कोई स्टोरी तो जरूर सुनाती थी। माहिम आंटी, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? इतना प्यारा तो है हमजा। आपने कहाँ देखा? तस्वीरों में देखा, बहुत प्यारा है। मिशाल और इहाब भी बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर तुम्हें इस शादी पर क्यों एतराज है? ये भी कोई शादी हुई? बस चंद रस्में हुई, निकाह हुआ और फिर रुखसती। चलो बाकी चीजें छोड़ो, मेरे तो निकाह के अलावा कोई तकरीब भी नहीं हो रही। आइजल की शादी तो शामिर अंकल सादगी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आइजल ज्यादा लोगों में घबरा जाती है।
वो उसे बस सादगी से रुखसत कर देना चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि हमजा ने ये सब करने से मना कर दिया है। उसे नहीं पसंद ये सारी रसूमात। उसे तो बस आयशा चाहिए। उसने प्यार से आयशा की थोड़ी को छुआ। और जहाँ तक बात है शादी की, तो आयशा सबकी शादी ऐसे ही होती है। जी नहीं, आपकी तो नहीं हुई थी, मेरी भी ऐसे ही हुई थी। जी नहीं, मुझे पता है आपको राजी करने के लिए साहिर अंकल ने अपना हाथ काटा था। तुमसे ये बात किसने कही? माहिर ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि ये बात तो इन दोनों के अलावा सिर्फ माहिर को पता थी। वो मैंने साहिर अंकल से पूछा। उसने अपने दांतों की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा, जिस पर माहिर कमर पर हाथ रखकर उसे घूरने लगी। वैसे तो साहिर से तुम्हें बड़ा डर लगता है। हाँ, डर तो तब भी लगा था, लेकिन मैं बस जानना चाह रही थी कि घर में किसी की स्टोरी तो शायद नॉवल टाइप वाली होगी। आप तो ये बात बताती नहीं, इसलिए मैंने डरते डरते उन्हीं से पूछ लिया। उसने फखरिया अंदाज में कहा, जैसे जैसे साहिर से ये पूछ लेना उसके लिए कितनी फखरिया बात थी। आयशा, नॉवल एक अलग चीज है, हकीकत से उसका कोई जोड़ नहीं। असल जिंदगी में रहना सीखो, खुदा का शुक्र अदा करो जिसने बिन मांगे ही तुम्हें हमजा जैसा हमसफर नवाज दिया है। और इन फजूल बातों को छोड़ दो, फर्जी दुनिया को हकीकी दुनिया से मत मिलाओ, ठीक है? मुस्कुराते हुए उसका गाल थपथपाकर वो उसका अधूरा बना हेयर स्टाइल मुकम्मल करने लगी। बार बार आईने में खुद को देखते हुए वो तैयार हो रहा था, और तैयार होते वक्त माजी की हर याद जहन के हर कोने में घूम रही थी। क्या देखा तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने पूछा, क्या देखा तुमने? मैं किसी को नहीं बताऊंगी असफंद लाला। बेतासो चेहरे के साथ उसने अपनी घड़ी उठाकर कलाई में पहनी। आज आइजल शाह ने उसका हो जाना था। अगर दरमियान में वो हादसा ना होता तो आज उसकी खुशी की कोई इंतहा ना होती। लेकिन आज दिल में खुशी की रमक के साथ साथ डर भी था। शामिर आइजल को आज उसे सौंपने जा रहा था, और उस पर भरोसा करके अगर कल जब आइजल को सब याद आ जाता तो फिर ये भरोसा कांच के टुकड़ों की तरह टूट जाना था। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था आइजल तुम इतनी खूबसूरत हो। वो गहरी नजरों से उसकी गोरी कलाइयां देखते हुए कह रहा था। मंजर जहन में आते ही असफन यार ने जब्त से आंखें मूंद ली। चाहे तुम्हें सब कुछ याद भी आ जाए आइजल, मैं फिर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। असफंगार खान हूं मैं, असीरम खान का बेटा, जो अगर अपनी जिद पर आ जाए तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। उसने गहरा सांस लेकर नजर अपनी तैयारी पर डाली। व्हाइट कलर की कमीज शलवार पर उसने डार्क ब्राउन कलर की वेस्टकोट पहन रखी थी। नीली आंखों पर आज किसी चश्मे का पहरा नहीं था, इसलिए वाज़ेह दिखती आंखें उसके चेहरे की दिलकशी को मजीद बढ़ा रही थीं। बाहर से आती नूर की आवाज पर उसने परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़का और कदमों को ब्राउन कलर पिशावरी चप्पलों में कैद करके बाहर की तरफ चला गया। मैंने तुमसे कहा था ना हुर, मेरा सारा सामान देख कर रखना। कॉल पिक करते ही उसकी झुंझलाती आवाज हुरम के कानों में पड़ी। वो जब भी न्यूयॉर्क जाती थी तो इर्तजा के सारे काम वही करती थी, इसलिए इर्तजा के काम करने की उसे बचपन से ही आदत थी। फिर चाहे दरमियान में कोई इख्तिलाफ ही क्यों ना हो, वो अपनी आदत से मजबूर होकर उसके काम जरूर करती थी। जैसे मुंह बिगाड़ कर ही सही, लेकिन उसका बैग अच्छे से पैक कर दिया था। इर्तजा, मैंने सारा सामान देकर ही रखा था। अच्छा, मेरा सूट कहाँ है जो आज के इवेंट में पहनना था? ब्लैक कलर का कमीज शलवार रखा है बैग में, वो आपके अर्जेंट ऑर्डर किया था, मैंने उसे पहन ले। खुर्रम की बात सुनकर उसने बैग चेक किया और वहां रखा ब्लैक कलर की कमीज शलवार निकाल कर देखने लगा। और तुम जानती हो मैं ये सब नहीं पहनता, मुझे उलझन होती है इन चीजों में। आज तक पहनी है तो नहीं उलझन का कह रहे हैं जो आज आपको यही पहनना है। इर्तजा, मुझे आपको इन कपड़ों में देखना है, प्लीज वही पहन कर आना। जल्दी से कहकर उसने कॉल काट दी, जबकि वो मुंह बनाकर हाथ में पकड़े इस सूट को देखने लगा। अब पहनना तो यही था, उसकी हूर ने इतने मान से कहा था, वो कैसे ना मानता उसकी बात। ऊपर से इतने वक्त बाद उसने पहले वाले अंदाज में बात की थी। वो इन कपड़ों को ना पहनकर उसे फिर से नाराज नहीं करना चाहता था। और दूसरी तरफ कॉल काट कर हुरम गहरा सांस लेकर रह गई। रिश्ता तो जुड़ चुका था और इंतजार मरते दम तक इस रिश्ते को खत्म नहीं करने वाला था। बेहतर था कि वो इस रिश्ते को निभाने की एक कोशिश तो करती। उसकी गाड़ी में बैठते ही अरहान गहरी नजरों से उसका हसीन रूप देखने लगा। सुर्ख रंग की फ्रॉक पहने वो सफेद और गुलाबी चेहरे वाली गुड़िया, लबों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए अरहान लाशारी को बुरी तरह बहका रही थी। मिराल, अगर तुम्हारा इरादा हवेली जाने का नहीं है तो बता दो, इस तरह तैयार होकर क्यों मेरे जज्बात जगा रही हो? अरहान, आप तो हवेली जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पहले आपकी की गई हरकत मैंने माफ कर दी थी। अगर आज मुझे हवेली जाने से मना किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी और मानूंगी भी नहीं। उसके खफा अंदाज पर अरहान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम्हारी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है तुम्हें हवेली ही लेकर चलता हूँ। एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे उसने दूसरे हाथ से मिराल का नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया। नाजुक कलाई पर अरहान का दिया हुआ ब्रेसलेट मौजूद था। उसके हाथ को अपने लबों के करीब ले जाकर अरहान ने उसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रख दिए। अरहान की इस हरकत पर मिराल ने जल्दी से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवा लिया। मिराल की इस हरकत पर उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट मजीद गहरी होती चली गई। आयशा, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड जी नहीं आए? क्या नाम है इनका? हाँ, हमजा। उसने चिंगम खाती आयशा के करीब आकर पूछा, जो उसकी बात सुनकर अपने कंधे उचका गई। मुझे क्या पता, कैसी लड़कियों अपने होने वाले साईं की कोई खबर ही नहीं है।
तुम्हें तो जैसे अपने हो चुके साईं की बड़ी खबर होती है ना। अपने पीछे से आती अजमेर की आवाज़ पर वो मुड़कर उसे देखने लगी। नेवी ब्लू कलर की कमीज शलवार में वो हमेशा की तरह बेहद जाजिब नजर लग रहा था। इन्हें खबर लेने की जरूरत नहीं है, वो जहां जाती है उनका साईं उनके पीछे पीछे आ जाता है, आयशा ने हंसते हुए कहा, जिस पर अजमेर घूरकर उसे देखने लगा। उसके घुरने पर वो सिर पटाती हुई बाहर की तरफ चली गई और उसके जाने के बाद अजमेर फिर से मन्नत की तरफ मुतवज्जो हो गया। बड़ी प्यारी लग रही हो, उसने गहरी नजरों से मन्नत का हसीन सुरापा देखते हुए कहा। आपको मैं बुरी कब लगती हूँ अजमेर? बिल्कुल मुझे इस पूरे घर में सबसे प्यारी अपनी छोटी सी अम्मा साईं लगती हैं। उसकी अपनी प्यारी सी बेगम। हाँ, जब मेरी बेटी आ जाएगी तब तुम तीसरे नंबर पर आ जाओगी, क्योंकि फिर दूसरे नंबर पर मेरी बेटी आ जाएगी। क्या मतलब? अगर हमारी बेटी होगी तो आप मुझे भूल जाएंगे? नाराजगी भरे लहजे में कहती हुई वो उसकी कमीज के बटनों पर उंगली फेरने लगी। मैंने ऐसा कब कहा मन्नत? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जब मेरी बेटी होगी तो तब मेरी मोहब्बतों का एक और हकदार आ जाएगा। नरमी से कहते हुए उसने मन्नत के माथे को अपने लबों से छुआ और उसे अपने साथ लिए बाहर की तरफ चला गया। इर्तिजा ये हिफ्सा की चौथी पुकार थी। वो सब तैयार हो चुके थे, बस इंतजार था तो इर्तिजा का। और हैरत की बात ही थी कि हर काम पाबंदी से करने वाला इर्तिजा अभी तक तैयार नहीं हुआ था। आ गया। कमरे से निकलते हुए उसकी झुंझलाहट भरी आवाज इन सबके कानों में पड़ी, जिस पर वो सब उसकी तरफ देखने लगे। हिफ्सा के अलावा वहां पर बस एहसान और वसी मौजूद थे, क्योंकि बाकी सब पहले ही हवेली जा चुके थे। उसे देखते ही हिफ्सा के लबों से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला। इन कपड़ों में वो बेहद मुनफरिद लग रहा था। किसी की नजर पड़ती तो यकीनन हटने का नाम ना लेती। कितने प्यारे लग रहे हो। आपको प्यारा लग रहा हूँ, जबकि मुझे इन कपड़ों में उलझन महसूस हो रही है। ऐसे मत कहो, जैसे मैंने तुम्हें ये कपड़े पहनने के लिए दिए थे। उसके अलावा अपनी मर्जी से तो तुम पहन नहीं सकते। यकीनन हुरम ने ही कहा होगा। हुरम का नाम सुनते ही लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट दौड़ी। चले चलते हैं। टेबल पर रखी गाड़ी की चाबी उठाकर वो तेज से कदमों से बाहर चला गया। उसके बाहर जाने पर वो वहां खड़े अफराद भी उसके पीछे चल दिए। बाहर की तरफ आते ही उसकी नजर वहां खड़े हमजा पर गई। उसने मीच कर अपनी आंखें खोली। क्या वो सच में था? हाँ बिल्कुल। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पुरसोच अंदाज में उसने अपने से फासले पर खड़े हमजा को देखा, लेकिन फिर खुद को डिपटने लगी। रिश्तेदारी बनने वाली थी, जाहिर सी बात थी, इसलिए आया होगा। उसने ऊपर से नीचे तक वसी और मुहसिन के साथ खड़े हमजा का जायजा लिया। ब्लैक पैंट कोट के साथ व्हाइट शर्ट पहने हमेशा की तरह वो बेहद दिलकश लग रहा था। कसम से यार, बंदा है तो बहुत प्यारा, उसने मुस्कुराते हुए सोचा, और लेकिन फिर खुद ही अपनी सोच पर सर झटक दिया। कितना भी प्यारा हो, इस बंदे में एडवेंचर नामी चीज नहीं है। उसने मुंह बनाया जब अचानक पीछे से मन्नत की सरगोशी पर वो घबरा कर मुड़ी। ये है हमजा? हाँ यही है। आयशा को कितना प्यारा बनता है, दिखने में ही अंग्रेज लग रहा है। वैसे क्या बात भी इंग्लिश में ही करता है? हाँ, अगर मैं उससे बात करूं तो तुम मेरे साथ रहना। तुम्हें पता है ना मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। उसकी बात सुनकर आयशा मुड़कर उसे घूरने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें मन्नत, शर्म किस बात की? इन्हें भाई की नजर से देखो। मैं तो बस तारीफ कर रही थी आयशा। बिल्कुल तारीफ करो, लेकिन इन्हें हमजा मत कहना, हमजा भाई कहना, क्योंकि वो मेरे हैं। उसकी बात पर मन्नत बस इस पागल लड़की को देखकर रह गई, जो सुबह तक तो शादी के लिए राजी नहीं थी और अब हमजा पर अपना हक जता रही थी। मिशाल ठीक कहती थी, उसकी बेटी के दिमाग का एक नहीं सारे नट ही ढीले थे। तेज तेज कदम उठाता वो सीधा हवेली के अंदर गया, क्योंकि इस वक्त उसे बस हुरम को देखने की तमन्ना थी। इर्तिजा का इरादा उसके कमरे में जाने का था, क्योंकि हुरम ने वहीं होना था, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सीढ़ियों से उतरती वो अप्सरा उसके कदम रोक चुकी थी। उसकी ब्लैक फ्रॉक देखकर इर्तिजा ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। क्या ये वजह थी उसे ब्लैक कलर पहनाने की? ये ख्याल आते ही लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, जब सीढ़ियों से उतरती हुरम की निगाह अपने सामने खड़े इर्तिजा पर पड़ी। दरमियान में मौजूद इस फासले के बावजूद भी वो बहुत अच्छे से एक दूसरे का जायजा ले रहे थे। उसकी खुद पर टिकी साकित निगाहें देखकर इर्तिजा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई, और उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर हुरम अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन दिल में इस बात का इकरार जरूर किया था कि आज इर्तिजा बेहद खूबसूरत लग रहा था। ब्लैक कलर का कमीज शलवार उसकी सफेद रंगत और मजबूत जिसामत पर खूब जच रहा था। स्लीव्स कोहनियों तक चढ़ाए उसने मर्दाना कलाई में रसवच पहनी हुई थी, और उसके स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू फासले पर खड़ी हुरम को साफ महसूस हो रही थी। ऊपर से गहरी सब्ज आंखें उसके चेहरे की चमक मजीद बढ़ा रही थी। कोई क्यों उस पर फिदा ना होता। अच्छा लग रहा हूँ हूर? उसने नजरें झुकाई खड़ी हूर को देखते हुए पूछा, जो उसकी बात पर अपना सर होले से हिलाकर वहां से भाग गई। उसके भागने पर इर्तिजा ने मुड़कर हंसते हुए उसकी पुष्ट को देखा। मौलवी साहब के पूछने पर उसने होंठों को पाँव की शक्ल में देकर वहां खड़े शामिर को देखा, जो उसके देखने पर अपना सर हिलाकर उसे जवाब देने का इशारा करने लगा। उसका इशारा पाकर आयजर ने कबूल है कह दिया। आयरा उसे पहले ही समझा चुकी थी कि मौलवी साहब के पूछने पर उसे क्या जवाब देना था, इसलिए इस वक्त बिना कोई सवाल किए वो खामोशी से
मौलवी साहब के सवाल पूछने पर जवाब दे रही थी। सालार ने पेन उसकी तरफ बढ़ाते हुए निकाहनामा उसके सामने किया, जिस पर वो नासमझी से सालार को देखने लगी। साइन करो आइजल। लाला, मुझे तो साइन करने नहीं आते, मेरा चंदा बस अपना नाम लिखो। उसकी बात पर वो अच्छा कहती। सालार की बताई गई जगहों पर अपना नाम लिखने लगी। उसके साइन करते ही सालार ने नरमी से उसके माथे पर अपने लब रखे और उसके पीछे होते ही वहां खड़े शाहमीर, असीम, आलम और मोतसिम बारी बारी दुआएं देते उसे प्यार करने लगे। इन सबको प्यार करते वो खिलखिलाई और उसकी खिलखिलाहट पर शाहमीर ने सुकून भरी सांस ली। निकाह होते ही वहां हर तरफ मुबारकबाद का शोर मच उठा और वहां खड़े सब अफराद असफंदार से मिलकर उसे मुबारकबाद देने लगे। मैंने कहा था ना सालार, ये निकाह होगा। सालार से गले मिलते हुए उसने सालार के कान के करीब सरगोशी की, जिसे सुनकर वो मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ। बिल्कुल, ये निकाह हो गया असफंद, क्योंकि बाबा साईं को यकीन है कि तुम आइजल को खुश रखोगे, लेकिन अगर कभी इनका ये यकीन टूटा तो असफंदार खान, मैं तुम्हें जान से मारने में देर नहीं लगाऊंगा। इन दोनों का मुस्कुराता अंदाज सब पर यही जाहिर कर रहा था जैसे इन दोनों के दरमियान कितनी खुशगवार गुफ्तगू चल रही थी। लेकिन वो क्या बातें कर रहे थे, ये तो सिर्फ वही दोनों जानते थे। सारे कामों से फारिग होकर रुखसती का मरहला आया और तब शाहमीर शाह को अंदाजा हुआ कि आइजल शाह को रुखसत करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। पहले तो वो खुश थी, लेकिन जब उसे बताया गया कि वो अपने घर वालों से दूर असमन यार के साथ जा रही है, तब से ही वो शाहमीर के साथ चिपकी खड़ी थी। उसका रोना मुसलसल जारी था और उसके रोने का अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हों। आइजल, रोना बंद करो, वहां तुम्हारे लिए बहुत से टॉय रखे हुए हैं, वहां तुम्हारी पसंद की हर चीज मौजूद है। असीरम ने उसे पुचकारते हुए कहा, लेकिन वो इसी तरह शामिर के साथ चिपकी खड़ी रही। उसे नहीं चाहिए था ऐसा कोई टॉय जो उसे उसके घर वालों से दूर कर दे। आइजल, शामिर ने उसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए नरमी से पुकारा, लेकिन वो रोते हुए वापस उसके सीने से लग गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी हम सबके पास। उसके सर पर हाथ रखकर शामिर ने उसके माथे पर अपने लब रखे और हयात के साथ उसे कमरे में भेज दिया। मामू, आपकी इजाजत है कि मैं आइजल को ले जाऊं? असफन, वो सो रही है, इसीलिए ही तो कह रहा हूँ, जागते में वो कभी जाने के लिए राजी नहीं होगी, लेकिन जब वो उठेगी तो हम में से किसी को अपने पास ना पाकर बहुत रोएगी। मैं उसे ऐसे नहीं भेज सकता। उसने अपना सर नफी में हिलाया। लाला, असफन ठीक कह रहा है, आप फिक्र मत करें, हम आइजल के साथ ही होंगे। मैं जानती हूँ जब वो उठेगी तो रोएगी, लेकिन हम संभाल लेंगे। फूफो साईं, इससे बेहतर ये नहीं कि आप आइजल के ठीक होने का इंतजार कर लें। सालार की बात सुनते ही असफन यार खूंखार नजरों से उसे घूरने लगा, लेकिन सामने वाले को कौन सी उसके घूरने की कोई परवाह थी। नहीं सालार, असफन ठीक कह रहा है, वो किसी गैर के पास थोड़ी होगी, वहां सब उसके अपने ही हैं। तो मुझे यकीन है वो आइजल को संभाल लेंगे। तुम बताओ शामिर, तुम्हारी मर्जी होगी वही फैसला होगा। कस्बा की बात सुनकर उसने चंद लम्हे सोचकर अपना सर इस्पात में हिला दिया और उसका इस्पात में हिलता सर देखकर सालार बस गहरा सांस लेकर रह गया। पता नहीं उसके घर वालों को ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी जो उसकी बहन को नींदों में ही रुखसत करने पर तुले हुए थे। सबसे गले मिलकर असफंदियार शामिर के कमरे में आया और आइजल का नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठा लिया। वो पहला दूल्हा था जो अपनी दुल्हन को उसके सोने के बाद रुखसत करके ले जा रहा था, क्योंकि जागते में तो शायद वो कभी उसके साथ रुखसत ना होती। चेहरे पर नरम मुस्कुराहट सजाए वो मुसलसल उसे देख रहा था। आखिरकार आज आइजल शाह उसकी हो ही गई थी। उसकी जिंदगी में आइजल का होना एक मौजज़ा ही था, क्योंकि उसे कभी नहीं लगता था कि आइजल उसकी हो सकेगी। वो तो दिन रात नेदामत और पछतावों की जद में रहता था। उसे लगता था जब आइजल को होश आएगा और सब घर वाले उसकी हकीकत जान लेंगे तो सब उससे नफरत करने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई उससे नफरत नहीं कर रहा था। आइजल उससे नफरत नहीं कर रही थी, बल्कि उसे तो असफंदार के नसीब में डाल दिया गया था। अपनी जगह से उठकर वो बाथरूम में गया और थोड़ी देर बाद नाइट सूट पहनकर बाहर निकला। जब उसकी नजर कसमसाती आइजल पर पड़ी, अब वो नींद से उठेगी और उसके बाद वो किस तरह रिएक्ट करेगी असफल अच्छे से जानता था। आंखें खोलकर वो गायब दमागी से कमरे को देखने लगी। ये उसका कमरा नहीं था। वो उठकर बैठी और नजर सामने खड़े असफंदियार पर गई। वो उसे ले जाने वाला था। क्या वो उसे वाकई में उसके मामा पापा से दूर ले आया था? ये ख्याल जहन में आते ही वो बेड से उठी और बाहर की तरफ भागकर जाने लगी। जब उसकी यह हरकत देखते ही असफंदियार ने उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी कलाई खींचकर अपने करीब कर लिया। कहाँ जा रही हो आइजल? मुझे बाबा के पास जाना है। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला देता हूँ। मुझे बाबा के पास जाना है। बच्चों की तरह रोते हुए वो वहीं जमीन पर बैठ गई, क्योंकि हाथ पर असफंदार की मजबूत गिरफ्त के बाइस भाग तो पा नहीं रही थी। आइजल, उठो यहाँ से। नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है। अगर तुम यहाँ से नहीं उठोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास नहीं लेकर जाऊंगा। उसकी धमकी पर वो अपने आंसू रोककर वहां से उठी। चलो, पहले जल्दी से अपने आंसू साफ करो। शाबाश। असफंदार के कहने पर वो जल्दी से अपने नरम गाल पर बहते आंसू साफ करने लगी। चलो, अब तुम पहले अपने कपड़े चेंज करो, फिर चलते हैं। वहां रखे आइजल के बैग में से उसने एक सूट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे थामकर वो खामोशी से बाथरूम में चली गई।
लेकिन थोड़ी देर बाद ही रोती हुई दोबारा बाथरूम से बाहर निकल आई। इसे खोलो, ये खुल नहीं रही। अपनी पुश्त उसकी तरफ करके उसने अपनी बैक साइड की डोरी पर इशारा किया, जिसे देखते हुए वो उसकी बंधी डोरी खोलने लगा। डोरी खुलते ही फ्रॉक ढीली होकर थोड़ी सी उसके दोनों कंधों से सिरक गई, जिसे देखते ही उसने जब से आंखें मूंद ली। खुल गई तुम्हारी डोरी, जाओ चेंज करो। उसकी बात सुनते ही वो बिना उसकी तरफ देखे वापस बाथरूम में भाग गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर निकली, जहां अस्पन टेबल पर खाने की ट्रे रख रहा था। आ जाओ आइजल, खाना खा लो। नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है। पहले तुम खाना खाओ, फिर तुम्हें वहां भी ले जाऊंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे इनके पास नहीं लेकर जाओगे। पहले तुम खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। कार्टून नेटवर्क लगाकर उसने आइजल को अपने करीब बिठाया और ट्रे अपनी गोद में रखकर उसे खाना खिलाने लगा। जानता था कि हवेली में भी आइजल अपने हाथ से खाना कम ही खाती थी। उसके हाथ से खाना खाते हुए वो टीवी पर चलते टॉम एंड जेरी देख रही थी। उसे खाना खिलाकर असफन यार ने ट्रे साइड पर रखी और उसका नींद में झूमता सर अपने कंधे पर रख लिया। कार्टून देखते हुए उसके कंधे पर सर रखे वो कुछ ही देर में दोबारा सो चुकी थी। उसे सोते देखकर असफन यार ने उसे उठाकर दोबारा बेड पर लेटाया और टीवी ऑफ करके खुद भी बेड पर लेट गया। छोटे छोटे कदम उठाती वो हुरैब के कमरे की तरफ जा रही थी, जब पीछे से उसका हाथ पकड़कर इर्तिजा उसे खींचता हुआ उसके अपने कमरे की तरफ ले गया। अपनी मर्जी के कपड़े पहनाए हैं तो अपनी राय भी दो। अच्छे लग रहे हैं। नजरें झुकाए उसने धीमी आवाज में कहा। बस अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, बस अच्छे ही लग रहे हैं। ये तुम्हारी तारीफ है तो और कैसे करूँ? तुम्हें तारीफ करनी नहीं आती हो? अगर शौहर अच्छा लगे तो उसकी तारीफ मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। मुझे कुछ नहीं सीखना। उसके इरादे जानकर वो वहां से भागने लगी, जब पीछे से इर्तिजा ने उसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू हाई करते हुए उसे अपने करीब कर लिया। जब मुझसे दूर जा नहीं सकती हो तो फिर कोशिश ही क्यों करती हो? सरगोशी नुमा आवाज में कहते हुए उसने शिद्दत से हुरम के गाल पर अपने लब रखे। इर्तिजा, अपनी उम्र देखें और हरकतें देखें। बूढ़े होते जा रहे हैं, ये जवानों वाली हरकतें आपको जेब नहीं देती। मेरी सिर्फ उम्र बढ़ रही है, अंदर से तो मैं एक नौजवान मर्द ही हूँ। तुम मौका तो दो, बताऊं तुम्हें कि मुझ में कितनी एनर्जी है। छोड़े मुझे। उसकी मज़ाहमत पर इर्तिजा ने अपनी गिरफ्त ढीली की। अगर मैं तुम्हें एक बूढ़ा लगता तो वही सही, लेकिन फिर भी ये बूढ़ा इंसान तुम्हें बेहाल करने का हुनर अच्छे से जानता है। उसकी बात सुनते ही वो सुर्ख होती अपना आप उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर वहां से भाग गई। मैं सो जाऊं अरहान, मुझे नींद आ रही है। नींद से बोझल आवाज में उसने कॉल पर मौजूद अरहान से कहा। आज रात उसने हवेली में ही गुजारनी थी और इस बात की इजाजत भी उसने अरहान से काफी मिन्नत करके ली थी। आधे घंटे से वो उससे बातें कर रही थी, लेकिन अब नींद से बोझल होती आंखें उसे मजीद बात करने की इजाजत नहीं दे रही थी। तुम्हें नींद आ रही है? बहुत। वीडियो कॉल करके मोबाइल अपने सामने रख दो और तुम सो जाओ। क्यों? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आप भी सो जाएं अरहान। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आएगी मिराल। उसकी बात सुनते ही मिराल ने हंसते हुए कॉल काटी और वीडियो कॉल करके मोबाइल साइड टेबल पर रखे लैंप के करीब रख दिया। कॉल पिक होते ही उसकी नजर बेड पर लेटे अरहान पर गई। वो शर्टलेस था। वो शर्टलेस ही सोता था और उसे इस तरह देखने की अब मिराल को आदत हो चुकी थी। मुस्कुराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में वो सो चुकी थी और उसे देखते देखते वो खुद भी नींद की बातियों में खो गया। रात से ही उसकी तबीयत खराब थी, जिसे देखते हुए वो बिना घर में किसी को बताए खुद ही उसे हॉस्पिटल ले आया। आज आयशा और हमजा का निकाह था और घर में सब उसी की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए इन्हें परेशान करना उसे ठीक नहीं लगा। फिर हमेशा की तरह मन्नत की हर मुज़ाहमत को नज़रअंदाज करके वो उसे खींचता हुआ खुद ही हॉस्पिटल ले आया, जहाँ डॉक्टर की केबिन में वो बेचैनी से खड़ा था और दूसरी साइड पर कर्टन्स डालकर लेडी डॉक्टर मन्नत का चेकअप कर रही थी। उसका ख्याल यही था कि शादी में कुछ उल्टा सीधा खाने के बायस उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी प्यारी सी बीवी की तबीयत खराबी की वजह आखिर क्या थी। क्या हुआ है इसे? सब ठीक है? चेकअप होते ही वो फिक्रमंदी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछने लगा। जी बिल्कुल सब ठीक है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए वहां खड़े अजमीर को देखा और कर्टन्स एक तरफ कर दिए। सब ठीक है तो फिर इसकी तबीयत क्यों खराब हुई? आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या? मिस्टर शाह, यू आर गोइंग टू बी आ फादर। डॉक्टर की बात सुनते ही वो दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ? उसने बेयकीनी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सर इस्पात में हिला दिया। मतलब मैं सच में बाप बनने वाला हूँ? वो बेयकीनी से हंसा और हंसते हंसते धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसे गिरते देखकर मन्नत परेशानी से उसके करीब गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो होश में नहीं था। डॉक्टर, इन्हें चेक करें, क्या हो गया है? उसकी हालत देखकर मन्नत डॉक्टर को उसका चेकअप करने का कहने लगी और कुछ देर की कोशिश के बाद डॉक्टर उसे उठाने में कामयाब हो गई और इस पूरे वक्त में उनके चेहरे पर हैरानगी का अंसर नुमाया था। वो पहला ऐसा शख्स देख रही थी जो अपने बाप बनने की खबर सुनकर बेहोश हो गया था, और शायद वो पहला ही शख्स था जो खुशी के बायस बेहोश हो गया क्योंकि वो बाप बनने वाला था। अम्मा साईं, हवेली में दाखिल होते ही वो चिल्लाकर अज़ा को ढूंढने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ पर
अज़ा और माहीन घबरा कर वहाँ आई। जहाँ अजमीर की नज़र अज़ा पर पड़ते ही वो उसे कमर से पकड़ उठाकर घुमाने लगा। अजमीर, नीचे उतारो मुझे। अम्मा साईं, मैं आज बहुत खुश हूँ। उसे नीचे उतार कर वो खुशी से भरपूर लहजे में कह रहा था। उसका लहजा देखकर वहाँ खड़ी माहीन ने फासले पर नजरें झुकाए खड़ी मन्नत को देखा। समझ तो बहुत कुछ आ गया था। अजमीर, क्या हुआ है? अम्मा साईं, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? सच में? वो हैरत और बेयकीनी से चीखी। बिल्कुल, ये बात मैं झूठ थोड़ी कहूँगा। अजमीर से दूर होकर वो मन्नत के करीब गई और अजमीर माहीन की तरफ मुतवज्जो हो गया। चाची साईं, आप नानी बनने वाली हैं। जान चुकी हूँ अजमीर, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी दुआ है खुदा तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। उसने प्यार से अजमीर के गाल पर हाथ फेरा, जिस पर वो उसे सीने से लगाकर अज़ा और मन्नत को देखने लगा। सास बहू का प्यार अभी तक जारी था। बाबा साईं कहाँ है? मुझे सबको ये खबर देनी है। वो तेजी से कहते हुए अंदर की तरफ भागा और माहीन मन्नत के पास चली गई। थोड़ी देर में अजमीर ये खबर पूरी हवेली में फैला चुका था। मुमकिन था कि जिस तरह वो खुशी में चीख रहा था, पूरे गांव को उसके बाप बनने की खबर मिल जानी थी। बाबा साईं, बाप तो मैं भी बनने वाला हूँ। इतनी मेहरबानी सिर्फ मन्नत पर क्यों हो रही है? उसने माहिर की तरफ देखते हुए पूछा, जिसने पहले हजारों के नोट मन्नत के सर पर वार कर मुलाजमों को दे दिए और उसके बाद 5,000 के नोट उसके हाथ में थमा दिए। तुम्हें भी पैसे चाहिए? मना कौन करेगा? दे रहे हैं तो दे दे। बाप बनने वाले हो, अब तो बड़े हो जाओ अजमीर। लो, भला पैसे मांगने में कैसा बचपना? मन्नत को भी तो दे रहे हैं, मुझे भी दे दे। वैसे भी इस काम में मन्नत से ज्यादा मेरा हाथ है। उसकी बात पर सब अपना सर नफी में हिलाकर रह गए और मिराल के साथ बैठी मन्नत अपना सर पटक कर रह गई। इस बंदे ने कभी नहीं सुधरना था। तुम क्यों परेशान हो रही हो? इनकी तो आदत है। उसका शर्मिंदा चेहरा देखकर मिराल ने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। जब साहिर ने गुस्से से अजमीर की गर्दन अपने हाथ में दबोची, पिछली बार का सबक भूल गए हो? मैं तो बस बता रहा था, मन्नत को मिल रहे हैं तो उसके शाह साईं को भी थोड़े पैसे मिल जाएं। आखिर को मैं भी बाबा साईं बनने वाला हूँ, जबकि मुझे तो तुम सिर्फ बेगैरत साईं लगते हो। चाचा साईं, छोड़ दे बेचारे को, अब तो बड़े ओहदे पर फाइज होने वाला है। उसकी हालत देखकर अलमीर ने उनके करीब आकर बेचारगी से कहा, हाँ बिल्कुल, देख ले अलमीर, मैं बाप के ओहदे पर फाइज होने वाला हूँ और तू अभी तक ख्वाबों की दुनिया में ही इमरान हाशमी बना पड़ा है। उसकी गर्दन साहिर के हाथ में थी, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए उससे कह रहा था। आज तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर साहिर ने खुद भी हंसते हुए उसे छोड़ दिया और अलमीर गुस्से से उसे अपनी 5 उंगलियां दिखाकर वहां से चला गया। मुस्कुराते हुए उसने पेन थाम कर उसने निकाहनामे पर साइन कर दिए। आज तो खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो कैसे ना खुश होता। आज आयशा आफिंदी उसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी। पाक मोहब्बत को निकाह की मंजिल मिल गई थी। आज उसे वो लड़की मिल गई थी जो उसकी बेरौनक जिंदगी में बाहर का काम करती थी और उसके शामिल होने से हमजा अब्बासी को अपनी आम सी दुनिया खास लगती थी। सबसे गले मिलते हुए उसके जहन में बस आयशा का तस्वुर था। उसकी दुल्हन बनकर वो कैसी लग रही होगी? यकीनन हमेशा की तरह बहुत प्यारी। और आज यकीनन अपने आतिशी रूप से उसने हमजा अब्बासी की धड़कनें रोक देनी थी। वो खूबसूरत थी, बेइंतहा खूबसूरत, और ये बात तो हमजा पर आज वाज़ेह हुई थी। उसने आज तक आयशा को इज्जत की निगाह से देखा था, मोहब्बत की निगाह से देखा था, लेकिन आज वो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। उसके वजूद का हर हिस्सा हमजा की नज़रों का मरकज़ बना हुआ था। वो सच में अपने हसीन रूप से उसकी धड़कनों को मुंतशिर करने का सबब बन रही थी। रेड और गोल्डन कलर का हल्के काम वाला खूबसूरत गरारा पहने वो आज बेहद दिलनशीं लग रही थी। अब निगाहों का रुख बदल ले, मुझे नजर लग जाएगी। आयशा की आवाज पर उसने निगाहों का रुख फेरा। मैं तुम्हें कभी नजर नहीं लगा सकता आयशा। मुस्कुराते हुए वो इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन अब आयशा की नजरें उस पर टिक चुकी थी। डार्क ब्लू कलर का पैंट कोट उसकी सहर अंगेज शख्सियत पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। आयशा, उसकी खुद पर टिकी नजरें महसूस करके वो सर झुकाकर होले से हंसा, जिस पर आयशा ने फौरन अपना चेहरा सीधा कर लिया। वैसे आपने बताया नहीं मीर, मैं कैसी लग रही हूँ? मीर? उसके पूरे जुमले में हमजा ने बस इसी बात को जहन में रखा था। पहली बार किसी ने इस नाम से पुकारा था। उसकी हैरत तो बजा थी। हाँ, मैं आपको इस नाम से नहीं बुलाऊंगी जिससे सब पुकारते हैं। सब आपको हमजा कहते हैं, तो मैं हमजा नहीं कहूंगी, ये मैं मीर कहूंगी। तुम मुझे जो पुकारना चाहो पुकार सकती हो। तुम्हारे लबों से तो अपना हर नाम प्यारा लगता है। वैसे बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी लग रही हो। हमजा की मोहब्बत भरी नजरों से घबराते हुए उसने नजरें झुका ली। अपना हाथ दिखाओ। क्यों? उसने हैरत से पूछा। आयशा, इस भरी महफिल में तुम्हारा हाथ मैं क्यों देखूंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे किसी रोमांटिक चीज की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही अनरोमांटिक इंसान हैं। हनी, एक बार तुम बस घर चलो, फिर तुम्हारी ये शिकायत भी दूर करने में देर नहीं लगाऊंगा। अपनी बात के बाइस आयशा के चेहरे पर फैलती सुर्खी को वो दिलचस्पी से देखने लगा। वो बातों से ही सुर्ख हो रही थी तो उसके प्यार भरे अमल से उस बेचारी का क्या हाल होना था। खैर, हाथ आगे करो। इस बार उसने शराफत से अपना हाथ उसके सामने किया।
हमजा ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसमें से रिंग निकालकर आयशा की उंगली में पहना दी। बहुत प्यारी है मीर। उसके चहकने पर वो हंसा। दिल आज हर फिक्र से आजाद था क्योंकि उसकी आयशा जो अब मुस्तकिल तौर पर उसके पास आने वाली थी वो आयशा का मीर था और वो मीर की जान। पाकिस्तान आने के बाद ही उसने वहां अपने लिए एक फार्म हाउस बुक करवाया था, इसलिए आयशा रुखसत होकर वहीं पर आई थी। रोशनियों से सजे इस फार्म हाउस की सजावट देखने लायक थी। हमजा की फैमिली में कोई नहीं था, इसलिए लड़के वालों की तरफ से हुई सारी रस्में हिफ्जा ने की थी। पाकिस्तानी रस्म और रवाज के बारे में हमजा को वैसे भी ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन हिफ्जा की मौजूदगी के बाइस उसे किसी चीज की परेशानी भी नहीं हुई थी। उसने आयशा का वेलकम भरपूर तरीके से किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दुल्हन का होता है। रस्में पूरी होते ही हिफ्जा ने आयशा को हमजा के कमरे में बिठा दिया और उसे कुछ जरूरी बातें समझाकर कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद आयशा मुंह के मुख्तलिफ डिजाइन बनाती कमरे का जायजा लेने लगी। मुख्तलिफ किस्म के फूलों से सजा वो कमरा माहौल को काफी रूमानी बना रहा था। मेरी तो शादी भी हो गई, लेकिन कोई बंदा ही नहीं आया जो निकाह से पहले आकर कहता है कि तुम्हारा निकाह मुझसे होगा, राजी हो जाओ वरना तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। मैं तो खुशी खुशी राजी हो जाती। ऊपर से मॉम के सामने भी मेरी वैल्यू बढ़ जाती कि इस लड़के से मैंने सिर्फ उनकी वजह से निकाह किया था। अपनी बातों को सोचती वो खुद ही हंसी। अब क्या हो सकता है, अब तो मैं मिसेस हमजा बन चुकी हूँ। मुंह बनाकर उसने सर घुटनों पर रखा, फिर एक ख्याल आते ही अपना सर उठाया। लेकिन एडवेंचर तो अभी भी हो सकता है। कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ? फिर देखते हैं मीर साहब मुझे ढूंढ पाते हैं या नहीं। खिलखिलाते हुए वो बेड से उठी और अपनी तमाम ज्वेलरी उतारने लगी। सिर्फ हमजा की दी हुई अंगूठी थी जो अभी तक उंगली में मौजूद थी, और उसे उतारने का आयशा का कोई इरादा भी नहीं था। हमजा ने इतने प्यार से पहनाई थी, वो कैसे इसे उतार देती। ज्वेलरी उतारकर उसने खिड़की के पास खड़े होकर हर तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था और इस जगह पर तो वैसे भी काफी खामोशी छाई हुई थी। बाकी सब यकीनन कमरों में जा चुके थे और हमजा किसी भी वक्त कमरे में आने वाला था। ये ख्याल आते ही वो खिड़की से बाहर निकली। शुक्र था कि इस जगह पर गार्ड नामी कोई बला नहीं थी। अपनी हंसी रोककर वो बाहर की तरफ जाने लगी जब नजर खुली खिड़की से नजर आते हमजा पर गई। वो अभी अभी कमरे में आया था और आयशा की गैर मौजूदगी के बायस अब कमरे में उसे ढूंढ रहा था। उसे खुद को ढूंढता पाकर आयशा ने लब दांतों में दबाकर अपनी मुस्कुराहट जब्त की। मीर, थोड़ा एडवेंचर भी कर लेना चाहिए और मुझे लगता है आप में ये चीज नहीं है। उसे देखते हुए आयशा ने हल्की आवाज में कहा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी निगाह खाली बेड पर गई। उसने वॉशरूम की तरफ देखा, दरवाजा खुला था। फिर आयशा कहाँ थी? उसने झुककर बेड के नीचे देखा, वो वहां नहीं थी। हवा से लहराते कर्टन्स उसे उसने एक तरफ किए, लेकिन पूरा कमरा आयशा की मौजूदगी से खाली था। अब की बार उसे परेशानी ने घेरा। आयशा कहाँ चली गई? ये बात वो बस सोचकर रह गया। यकीनन वो पागल लड़की जहां भी गई थी अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि इस कमरे से तो कोई उसे ले जा नहीं सकता था। मोबाइल निकालकर वो उसकी लोकेशन चेक करने लगा, जो फार्म हाउस से थोड़ी दूर ही आ रही थी। आयशा की चुलबुली तबीयत वो अच्छे से जान चुका था, इसलिए अपनी दी हुई अंगूठी में वो पहले ही ट्रेसर लगवा चुका था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि उसकी आज ही जरूरत पड़ जाएगी। लोकेशन देखते ही वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलकर चला गया। मैं आ तो गई हूँ, लेकिन जाऊंगी कहाँ? ऊपर से कोई ऐसी चीज भी कमरे में नहीं रखी जिससे इन्हें अंदाजा हो कि मैं कहाँ हूँ। कमर पर हाथ रखकर वो सोचने लगी, लेकिन नॉवल में तो हीरोज को बिना किसी चीज के ही पता चल जाता है कि हीरोइन कहाँ है, लेकिन वो कोई हीरो भी तो नहीं है। ऐसा करती हूँ, वापस चली जाती हूँ। वैसे भी अभी तो मुझे थकन भी बहुत हो रही है। अपना करारा संभालती वो वापसी के लिए मुड़ी, जब चंद कदम के फासले पर ही उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और वहां खड़े इन लड़कों को देखकर अपना गला तर कर दी वापस चलने लगी। जब उनके कदमों की आवाज मजीद करीब से सुनाई देने लगी, वो मजीद तेज तेज कदमों से चलने लगी, जब वो तीनों अचानक उसके सामने आ गए और यहाँ आने वाली अपनी बेवकूफ़ी पर वो खुद को कोसती दिल में शिद्दत से अपने मुहाफिज को पुकारने लगी। सब इस वक्त कमरे में सो रहे थे, इसलिए उसके जाने और आने का किसी को इल्म नहीं हुआ। कमरे में आते ही वो कितनी देर तक एक ही पोजीशन में बैठी रही। आज वही हुआ जिसकी उसे हमेशा से चाह थी, और आज जब वो सब कुछ हकीकत का रूप धार चुका था तो दिल में उदासियां बिखरी पड़ी थी। उसने वहां रखा अपना छोटा सा बैग खोला और उसमें से सादी सी वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स निकालकर वॉशरूम में चली गई। मेकअप साफ करके उसने अपना चेहरा अच्छे से साफ किया और कपड़े तब्दील करके वापस बेड पर आकर बैठ गई। उसे हमजा का इंतजार था। सुबह होने वाली थी और वो अब तक नहीं आया था। पता नहीं वो कहाँ गया था, क्या कर रहा था और वापस आकर क्या करने वाला था। यकीनन उसे डांटता या गुस्सा करता, जो कि सही भी था। उसने अपनी भीगी आंखें मींची जब कमरे का दरवाजा खुला। तेजी से आंखें खोलकर वो हमजा को देखने लगी, जो अब तक रात वाले कपड़ों में ही मलबूस था। कमरे में दाखिल होते ही बिना आयशा की तरफ देखे वो अपना सामान बैग में रखने लगा। अपना जरूरी सामान ले लो, हम वापस जा रहे हैं, उसने मसरूफियत भरे अंदाज में कहा, जिसे सुनकर आयशा को हैरत हुई। लेकिन अभी तो
बिना बहस किए अपना सामान ले लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं ग्रैनी से क्या कहूँगी? मैं इर्तजा को हमारे वापस जाने के बारे में बता चुका हूँ। वहां रखा अपना जरूरी सामान बैग में रखकर वो कमरे से बाहर चला गया और हमजा के अजनबी रवैये पर वो आंसू जब्त करती अपना सामान भी बैग में रखने लगी। हमजा का अपना प्राइवेट प्लेन था और उसे किसी मुल्क में सफर करना होता तो वो इसी में करता था। इस वक्त भी इन दोनों के अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं था। बार बार नजर घुमाती वो हमजा को देख रही थी। वो रात भर नहीं सोई थी, थकन वजूद पर अलग सवार थी, लेकिन हमजा की नाराजगी उसे सोने ही नहीं दे रही थी। भला उसने कब सोचा था कि शादी की पहली ही रात वो अपने शौहर को नाराज कर देगी। उसने चेहरा मोड़कर थोड़ी दूर बैठे हमजा को देखा, जो सर सीट से टिकाए आंखें मूंद कर शायद सो रहा था। आयशा अंदाजा नहीं लगा पाई। घर से निकलने के बाद हमजा ने उससे एक लफ्ज़ी बात तक नहीं की थी और वो उसे पुकारना चाहती थी, क्योंकि लेकिन इसका रवैया आयशा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था। गहरा सांस लेकर उसने अपना सर सीट से टिकाया और इससे बात करने के तरीके ढूंढने लगी। हमजा के मिजाज से वो अनजान थी। उसे क्या बात बुरी या अच्छी लगती थी वो नहीं जानती थी। अगर जानती तो शायद इतनी परेशानी उसे ना होती। जहन मुसलसल सोचों में गुम था और सोचते सोचते ही वो नींद की वादियों में खो चुकी थी। छोड़ो मुझे, उसने घबराकर अपना हाथ उस लड़के की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। वो तीन थे और वो अकेली, कैसे उनका मुकाबला करती? उसके रोने को नजरअंदाज करके वो तीनों हवस भरी नजरों से उसे देख रहे थे और उसकी मुज़ाहमत को नजरअंदाज करके उसके वजूद पर अपनी गलीज़ हाथ फेर रहे थे। उनका हाथ अपने जिस्म पर महसूस करके आयशा ने जोर से आंखें मीच लीं और दिल में अपने खुदा से मुखातिब होकर मदद मांगने लगी, क्योंकि मुश्किलों में तो हमेशा अल्लाह ही याद आता है और वो रहमान रब अपने बंदों के पुकारने पर उनकी हर फरियाद सुन लेता है। लोकेशन पर पहुंचते ही वो गाड़ी से उतरा। यहाँ उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, इसलिए इर्तजा ने उसे अपनी गाड़ी दी हुई थी। बाहर निकलते ही जो मंजर उसे देखने को मिला, उसे देखते ही हमजा की रगें तन चुकी थीं। तेज से कदम उठाता वो उनके करीब गया और बाकी दो को धक्का देकर जोरदार मुक्का उस लड़के के चेहरे पर मारा। उस लड़के की गिरफ्त आयशा पर ढीली हुई, जिस वजह से वो फौरन पीछे हुई और भीगी आंखों से हमजा को देखने लगी। आज पहली बार उसे इस कदर शर्मिंदगी हो रही थी अपनी की गई हरकत पर। गाड़ी में जाकर बैठो, उसकी सख्त आवाज पर वो बिना कुछ कहे जाकर गाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद ही इन लड़कों की चीखें उसके कानों में सुनाई दी, जिन्हें सुनकर उसकी रूह तक लरज चुकी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि हमजा इन लड़कों के साथ क्या करेगा, लेकिन इन चीखों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सबको जान से मार रहा हो। वो गाड़ी से निकली और भागते हुए वापस वहां गई जहां वो तीनों जमीन पर बेहाल पड़े थे या शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। ये क्या किया आपने? तुम गाड़ी से क्यों उतरी? उसे देखते ही हमजा का गुस्सा मजीद बढ़ा। ये लड़की सुनती क्यों नहीं थी? इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं। बड़े तुम्हारे भाई लगे हुए हैं जो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। मीर प्लीज, वो मर जाएंगे। आयशा, वो मरे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम एक सेकंड मजीद यहाँ खड़ी रही तो मैं इन्हें जान से मारने में देर नहीं लगाऊंगा। उसकी धमकी पर वो एक नजर बेबसी से इन लड़कों को देखती गाड़ी में जाकर बैठ गई। वो मरे नहीं थे, लेकिन मुमकिन था कोई थोड़ी देर तक इन्हें हॉस्पिटल लेकर ना जाता तो मर जाते। ये सब उसे अपना कसूर लग रहा था। अगर वो यहाँ ना आती तो यकीनन ये सब ना होता। अगर मर भी गए तो अच्छा है, दुनिया से थोड़ा बोझ कम हो जाएगा, और अगर जिंदा बच गए तो आइंदा किसी की इज्जत पर हाथ डालने का ख्याल भी जहन में नहीं लाएंगे। और अगर तुम ये सोच रही हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो खुद को इन ख्यालों से आज़ाद कर दो, वरना तुम्हारा ये दिमाग निकाल कर ही फेंक दूंगा जिनसे तुम उल्टा सीधा सोचती रहती हो। गाड़ी में बैठते ही उसने एक नज़र आयशा को देखा और गाड़ी फार्म हाउस के रास्ते पर डाल दी। गाड़ी फार्म हाउस के सामने रोककर उसने आयशा को उतरने का इशारा किया। आप कहाँ जा रहे हैं? आयशा, अंदर जाओ। लेकिन अंदर जाओ मतलब साफ था इस वक्त उसे आयशा से कोई बात नहीं करनी थी। चारों नाचार वो गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई और उसके जाने के बाद हमजा भी गाड़ी वहां से दूर ले गया। उसे इस वक्त सिर्फ तन्हाई चाहिए थी, यहाँ से दूर जाना था, क्योंकि अगर थोड़ी देर तक वो मजीद वहां पर रुकता तो मुमकिन था वापस जाकर इन लड़कों को सूली पर लटकाकर उनकी धीमी चलती सांसों को भी बंद कर देता। नींद से जागते ही उसकी नजर सामने बैठी नैन्सी पर गई। वो हैरत से इस नए चेहरे को देखने लगी जो उसे उठते देखकर खुद भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो क्यों खुश ना होती। फाइनली उसके सर की शादी जो हो गई थी। हेलो मैम। मैम, क्या इस लफ्ज़ से उसने मुझे पुकारा है? उसने हैरत से सोचा, आज तक तो घर में उसे किसी ने इतने एहतराम से नहीं पुकारा था और यहाँ ये अनजान लड़की इतने एहतराम भरे लहजे में उसे हेलो कह रही थी। तुम कौन हो? मैं नैन्सी हूँ। तुम नैन्सी हो या टैक्सी, मुझे ये नहीं जानना। मुझे बस ये जानना था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने अपनी बात आधी उर्दू और आधी इंग्लिश में कही, जिस पर नैन्सी नासमझी से उसे देखने लगी। उसकी नासमझी से देखने पर आयशा ने अपनी बात मुकम्मल इंग्लिश में कही। मैं यहाँ की मेड हूँ। उसका जवाब सुनकर वो गहरा सांस लेती कमरे का जायजा लेने लगी। निहायत ही सादगी से सजा वो कमरा सादगी के बावजूद भी बेहद खूबसूरत था। यकीनन वो इस वक्त हमजा के घर पर थी और शायद उसके कमरे में भी। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो प्लेन में सोई थी।
जी, आप सो गई थी और आपकी नींद खराब ना हो इसलिए सर आपको खुद ही अंदर ले आए थे। वो हैं कहाँ? उसने बेचैनी से पूछा। वो सामने वाले रूम में है। जवाब मिलते ही वो अपनी जगह से उठी और भागती हुई कमरे से निकल गई। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर उसने अंदर की तरफ देखा, जहां वो सादा से कपड़ों में बाजू आंख पर रख के बेड पर चित लेटा था। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद किया और उसके करीब जाकर हल्के से उसका बाजू हिलाने लगी। मीर, क्या हुआ है? इसी पोजीशन में लेटे लेटे जवाब दिया। मुझे पता है मैंने गलती की है, पर आप इस तरह तो मत करें। मैंने गलती की है तो मुझे डांटे, कुछ बात करें, लेकिन कुछ तो कहें। आंख से बाजू हटाकर वो संजीदगी से सामने खड़ी अपनी मासूम बीवी को देखने लगा, जो चेहरे पर मासूमियत सजाए उसे देख रही थी। अपनी जगह से उठकर वो उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। तुम वहां क्यों गई थी आयशा? उसकी बात पर वो अपने लब दांतों में दबाने लगी। अब उसे क्या बताती कि वहां फकत वो एडवेंचर के लिए गई थी। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, मेरी बात का जवाब दो। उसके चिल्लाने पर वो सहमी। आज पहली बार वो हमजा का इश्तियाल भरा रूप देख रही थी। कैसे न सहमती। आंखें लबालब पानियों से भर गई। सॉरी। वो हिचकियों समेत रोते हुए उससे सॉरी कह रही थी और सामने खड़े शख्स का दिल चाह रहा था कि उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे। लेकिन औरत जात पर हाथ उठाना मीर हमजा अब्बासी की फितरत नहीं थी। वो गुस्से में था और क्यों ना होता। वो आयशा उसकी पाक मोहब्बत थी जिसे आज तक उसने खुद भी नहीं छुआ था, तो किसी और का छूना कैसे बर्दाश्त कर लेता। उसे रोते देखकर वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। जब उसे जाते देखकर वो तेजी से उसके सामने आई और उसकी चौड़ी पुष्ट पर अपना नाजुक हाथ की गिरफ्त बांधकर उसके सीने से लग गई। और आयशा के इस अमल से हमजा का गुस्सा झाग की तरह बैठा। मैं बस चाहती थी आप मुझे ढूंढे, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसका चेहरा अपने सीने से निकालकर वो उसका भीगा चेहरा साफ करने लगा। तुम क्यों चाहती थी मैं तुम्हें ढूंढूं? ढूंढने की जरूरत ही क्या थी आयशा? तुम मेरे पास ही तो थी। मैं तो बस थोड़ा एडवेंचर करना चाहती थी और नॉवल में पढ़ा था कि हीरोइन खो जाती है तो हीरो उसे ढूंढता है। बस मैं इसलिए गई थी। उसकी बात सुनते ही वो गहरा सांस लेकर रह गया। तो वहां से भागने की असल वजह ये थी। बेड पर बैठकर उसने आयशा को अपनी गोद में बिठाया और उसके चेहरे पर झूलती आवारा लटों को नरमी से कान के पीछे कर दिया। तुम ये चाहती थी ना कि कोई लड़का तुम्हें देखे, तुमसे इश्क करने लगे और फिर जबरदस्ती तुम्हारे साथ निकाह कर ले। हमजा की बात पर नजरें झुकाए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। तुम मुझे बताओ, क्या तुम ऐसे शख्स से कभी मोहब्बत कर सकती हो जो तुम्हें ब्लैकमेल करके शादी करे, जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे निकाह करे और लोगों के बीच तुम्हारे किरदार को एक सवालिया निशान बना दे? नहीं भला, ऐसे शख्स से मोहब्बत कैसे हो सकती है? इस बात पर उसने पहली बार गौर किया था। क्या वाकई वो ऐसे शख्स से मोहब्बत कर सकती थी जो जबरदस्ती उसे अपनी जिंदगी में शामिल करता बिना उसकी रजा जाने? लेकिन हुरम और जन्नत आपी का निकाह भी तो ऐसे ही हुआ था ना, जबरदस्ती। मैं नहीं जानता जन्नत के साथ क्या हुआ था, लेकिन इर्तजा ने हुरम के साथ क्या किया है ये मैं जानता हूँ। आयशा, हुरम कभी ना कभी इस रिश्ते को कबूल कर लेंगी, क्योंकि मोहब्बत तो इन्हें इर्तजा से है। अलबत्ता वैसी मोहब्बत नहीं है जैसी इर्तजा उनसे करता है, लेकिन उनके रिश्ते में मोहब्बत तो है और आज नहीं तो कल वो इस रिश्ते को कबूल भी कर लेंगी, फिर चाहे वो अपनी खुशी से करें या मजबूरी में। बात चीजें इंसान या खुशी से करता है या मजबूरी में, और हुरम के साथ भी ऐसा ही है। उसका गाल सहलाते हुए वो नरम लहजे में कह रहा था और उसके कंधे पर अपना सर टिकाए आयशा उसकी एक एक बात गौर से सुन रही थी। आयशा, नॉवल पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस फर्जी जिंदगी को ही हकीकत मान लेना कोई अच्छी बात भी नहीं है। कुछ चीज़ों में तुम गलत नहीं हो, जैसे किसी लड़के को अपना आइडियल तस्वर करना, इस लड़के जैसे हमसफर की ख्वाहिश करना, ये गलत बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों की हकीकी होने की दुआ करना जो हकीकत में ठीक नहीं है, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नॉवल पढ़ना छोड़ दो, तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन अपनी हर चीज़ मुझसे शुरू करके मुझ पर ही ख़त्म कर दो। तुम नॉवल की ज़िंदगी जीना चाहती हो तो ज़रूर जियो, लेकिन मेरे सामने सिर्फ मेरे साथ जियो और मुझे ही अपनी दुनिया बना दो। अपना सर उठाकर आयशा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसने एक ऐसा हमसफ़र चाहा था जैसा कहानियों में होता है, और उसे ऐसा ही हमसफ़र दिया गया था जो उसके दिली जज्बात की कदर करने वाला था, उसे समझने वाला था। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझ जैसी लड़की आपके काबिल नहीं है। तुम जानती हो मैंने तुमसे क्यों शादी की? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो आयशा। सच कह रही हैं? खुशी से उसकी आंखें चमकी। बिल्कुल, मैंने तुम्हें ऑफिस में पहली बार देखा था और फिर जब से ही तुम मेरे दिल पर कब्जा कर गई। तुमसे पहले मेरी जिंदगी बहुत बेरौनक थी। मॉम डैड के जाने के बाद बिल्कुल तनहा हो गया था। मैं कोई नहीं था मेरे पास। फिर एक दिन तुम्हें देखा और ऐसा लगा जैसे जिंदगी दोबारा मिल गई। तुम्हें देखा तो हंसने लगा, जिंदगी जीने का एहसास हुआ। मेरी बेरौनक जिंदगी में जैसे बहार उतर आई। सिर्फ तुम्हारे होने से तुम मेरे लिए बहुत खास हो आयशा, बहुत खास। बेयकीनी से वो इस खूबरू शख्स को देख रही थी। क्या वाकई वो उसके लिए इतनी खास थी? वो हमेशा चाहती थी कि कोई उस शख्स से इसे पहली नजर में देखे और उससे इश्क कर बैठे, लेकिन यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हकीकत में हो जाएगा। वो किसी के लिए इतनी खास बन जाएगी, लेकिन वाकई में ये हकीकत थी। वो हमजा अब्बासी की पहली नजर की मोहब्बत थी। आप बहुत अच्छे हैं मीर, बहुत ज्यादा।
वैसे जाने मीर, तुमने गिफ्ट तो मांगा ही नहीं, कौन सा गिफ्ट? हिफ्जा आंटी ने बताया था कि शादी के बाद दुल्हन को गिफ्ट देते हैं। इस रस्म का नाम मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने इस वजह से तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था। उसकी उलझन भरे चेहरे को देखते हुए वो खिलखिलाकर हंसी। वो मुंह दिखाई होती है मीर, पर तुम्हारा मुंह तो मैं देख चुका हूँ। कोई बात नहीं, आप फिर मुझे गिफ्ट दे दें। ठीक है, आओ तुम्हारा गिफ्ट देता हूँ, और मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। उसे अपनी बाहों में उठाए वो कमरे से बाहर जाने लगा। मीर, कहो मीर की जान, मुझे नीचे उतारे, बस तुम अपनी आंखें बंद रखो। आंखें बंद करूंगी तो अपना तोहफा कैसे देखूंगी? उसके चेहरे पर उलझन बिखरी। जब मैं कहूंगा तब खोल लेना, अभी बंद करो। हमजा के कहने पर उसने शराफत से आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखें देख वो मुस्कुराया और एक कमरे के करीब पहुंचकर पैर की मदद से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ठीक है, अब तुम आंखें खोल सकती हो। उसे सीधा खड़ा करके हमजा ने धीमे से कहा, जिस पर वो आंखें खोलकर देखने लगी, और जगह देखते ही हैरत से उसका पूरा मुंह खुल गया। वो लाइब्रेरी का कमरा था, नॉवल से भरी लाइब्रेरी, जिसके हर शेल्फ पर नॉवेल्स की किताब सजी हुई थी। ओह माय गॉड, क्या ये मेरे लिए है? खुशी से उछलते हुए उसने चीख कर पूछा। बिल्कुल, तुम्हारे अलावा और किसके लिए होगा? हमजा की बात सुनते ही वो वहां रखी किताबें उठाकर देखने लगी, और हमजा बस मुस्कुराते हुए उसका बच्चों जैसा अंदाज देखकर रह गया। वो मीर हमजा अब्बासी था, जिसने अपनी बीवी को मुंह दिखाई में नॉवल से भरी लाइब्रेरी दी थी, क्योंकि उसकी बीवी नॉवेल्स की दीवानी थी। तुम्हारी वापसी कब हो रही है? उसने हुरम की तरफ देखते हुए पूछा, जो उसके कंधे पर सर रखे बैठी थी। क्यों, उकता गए हैं मुझसे जो वापस भेजना चाहते हैं? उसके फूले चेहरे को देखकर वो हल्का सा हंसा। मैं भला क्यों उकताने लगा? तुमसे बस पूछ रहा था, क्योंकि शादी के बाद बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। कल वापसी है। वापसी का तस्वुर करते ही दिल जोरों से धड़का। इर्तजा ने उसे एक हफ्ते का वक्त दिया था, जो कब का पूरा हो चुका था। यकीनन वापस जाते ही वो अपने कहे पर अमल करने में वक्त भी नहीं लगाएगा, और यही बात सोच सोच कर उसे परेशानी हो रही थी। तुम खुश हो इर्तजा के साथ? अगर मैं कहूँ कि नहीं हूँ, तो क्या करेंगे आप? इससे पहले तुम मुझे जवाब दो, क्या तुमने अब तक कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की? नहीं, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी दादा साईं। अच्छी बात है, तुम कोशिश करो, और अगर ये रिश्ता कोशिश के बावजूद भी नाकाम ठहरा, तो फिर वही होगा जो तुम चाहती हो। उसने हुरम के बालों पर अपने लब रखे। क्या हो रहा है? असीम ने वहां पर बैठते हुए पूछा, और जिसका जवाब दूर डाइनिंग टेबल पर बैठी सैंडविच खाती मन्नत ने दिया। दादा पोती का प्यार चल रहा है। कितने अच्छे हैं ना आलम दादा। खुर्रम आप ही से कितना प्यार करते हैं, और एक मेरे दादा साईं हैं जिन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उसने चेहरे पर मसनूई उदासी सजाकर कहा, और उसका उदास चेहरा देखकर वो तीनों हंसे। मन्नत इस तरह की बातें तभी करती थी जब उसे कोई फरमाइश करनी होती थी। इधर आओ। असीम ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया, जो उसका इशारा पाते ही जल्दी से उठकर उसके करीब आकर बैठ गई। बताओ क्या हुआ है? मुझे बाहर घूमने जाना है। तो अजमीर से कहना था ना? कहा था, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। मुंह बनाकर उसने सोफे से टेक लगाई। अच्छा, तो फिर साहिर से कह देती। उनसे भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम पर अजमीर का ज्यादा हक है। अगर उसकी इजाजत नहीं है तो मैं नहीं ले जा सकता। पहले अजमीर से इजाजत लो। अजमीर की इजाजत की जरूरत भी नहीं है मेरा बेटा। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें लेकर जाता हूँ। माहिर की आवाज पर इन सब ने उसकी तरफ देखा, जो अब वहीं पर बैठ चुका था। यकीनन मन्नत की कही सारी बात वो सुन चुका था। थैंक यू बड़े बाबा। उसकी बात सुनते ही मन्नत ने चहकते हुए उसके गाल पर अपने लब रखे और अपने कमरे की तरफ भाग गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर अजमीर पर गई, जो पूरे कमरे में अपनी तस्वीरें लगाता फिर रहा था। अजमीर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इस पूरे कमरे को अपनी तस्वीरों से सजा रहा हूँ, ताकि तुम जहां भी देखो सिर्फ मैं नजर आऊं, और हमारा बेबी बिल्कुल मुझ जैसा हो। जरूरी थोड़ी है बेबी आप पर ही जाएगा, हो सकता है अलमीर लाला पर चला जाए। तो अलमीर पर चला जाए, वो भी तो मेरी तरह ही दिखता है। तुम बताओ, कुछ खाओगी? मुझे जो खाना होगा मैं बाहर जाकर खुद ही खा लूंगी। वैसे भी मैं बड़े बाबा के साथ बाहर जा रही हूँ। अजमीर के घूरने की परवाह किए बगैर वो अपने कपड़े निकालने लगी। मन्नत, मैंने तुम्हें जाने से मना किया है ना? आपके रोकने से मैं रुकने वाली नहीं, मैं जाऊंगी, और जरूर जाऊंगी। कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम में चली गई। अच्छा, तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। बाबा साई को क्यों तंग कर रही हो? वॉशरूम में सुनाई देती उसकी आवाज पर पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर खुद ही कंधे उचका गई। अच्छा ही तो था, अजमीर खुद लेकर जा रहा था, फिर भला उसे क्या एतराज होना था? वो साईं असली झूठा है, वो झूठ बोलता है। नूर के सामने खड़े होकर उसने गुस्से से कहा। ये अलग बात थी कि उसके गुस्से का अंदाज भी बच्चों जैसा ही था। क्या झूठ कह दिया असफन ने? वो मुझे बेवकूफ बनाता है कि मुझे बाबा साईं के पास लेकर जाएगा, लेकिन लेकर नहीं जाता। उसके खफगी भरे अंदाज पर वो बेसाख्ता हंसी, क्योंकि इस तरह आयजल उसे बहुत क्यूट लग रही थी। यहाँ बैठो तुम। उसका हाथ पकड़कर नूर ने उसे अपने करीब बिठाया। तुम्हें पता है आयजल, जहाँ तुम रहती थी ना, बहुत सालों पहले मैं भी वहीं रहती थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे इस जगह को छोड़ना पड़ा। क्यों? हैरत से उसका मुंह खुला। क्योंकि लड़की का असली घर वही होता है जो उसके शौहर का होता है, और तुम्हारा भी असली घर अब यही है। जो अच्छी लड़कियां होती हैं ना आइजल,
वो अपना घर नहीं छोड़ती। तुम भी तो अच्छी हो ना। जितनी आसानी से वो उसे समझा सकती थी उतनी आसानी से समझा रही थी। हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं अपने असली घर में ही रहूंगी। उसने अच्छे बच्चों की तरह जोरों शोर से अपना सर हाँ में हिलाया और उसका अंदाज देखकर नूर ने हंसते हुए उसके नरम गाल को अपने लबों से छुआ। तो कैसी गुजरी शादी? बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन आपकी कमी बहुत महसूस हुई। स्पेशली बड़ी मामा को आप बड़ी मामा को आपको बहुत याद कर रही थी वो। बहन का जिक्र आते ही वो मुस्कुराए। रोज की तरह इस वक्त वो शाहजद साहब के साथ बैठी लॉन में चाय पी रही थी। माहौल खुशगवार था और ठंडी हवाएं माहौल को मजीद खुशगवार बना रही थी। बस काम के कुछ मसले चल रहे हैं आजकल, इसी में मसरूफ हूँ। इस वजह से शादी भी अटेंड नहीं कर सका, लेकिन मैं हुरैब से मिलने जाऊंगा, तुम भी साथ चलना। उनकी बात सुनते ही वो चहकी। सच्ची? हाँ बिल्कुल, लेकिन अरहान अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तो? अरहान से मैं बात कर लूंगा। मुतमईन होकर उसने धीरे से अपना सर हिलाया। वैसे एक बात पूछूं बाबा? हाँ पूछो। आपको बुरा नहीं लगता? मतलब आपने तो खुरम आपी के लिए रिश्ता मांगा था ना, फिर मेरी अरहान से शादी होगी तो क्या आपको बुरा नहीं लगा? खुरम आपी आपकी सगी भांजी हैं, आपने अरहान के लिए उनकी ख्वाहिश की थी। मेरे लिए तो सभी मेरी बेटियों की तरह हो खुरम। और अरहान की मंगनी के पीछे सिर्फ ये वजह थी ताकि मैं अपनी बहन की निशानी को अपने पास रख सकूं, लेकिन उसका नसीब कोई और था और मेरे बेटे का नसीब तुम थी मिराल। बस इसीलिए खुदा ने तुम्हें हमारे घर की रौनक बना दिया। उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे अंदर जाने का इशारा करके अपनी जगह से उठकर खड़े हुए, क्योंकि असर की नमाज का वक्त हो रहा था। अजमीर, एक बच्चा अपनी साइकिल भी आपकी गाड़ी से तेज चलाता होगा, उसने उकताकर कहा। अजमीर उसे ले तो आया था, लेकिन वो गाड़ी हद से ज्यादा आहिस्ता चला रहा था। इससे ज्यादा तेज तो वो पैदल चल सकती थी। फिर इस गाड़ी में जाने की जरूरत ही क्या थी? मन्नत, अगर तेज गाड़ी चलाने से मेरे बेबी को कोई तकलीफ हुई तो? अगर तकलीफ होगी तो मैं बता दूंगी अजमीर, लेकिन इस तरह की हरकतें करके मुझे तकलीफ मत दे। तुम्हें तकलीफ हो रही तो पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ तकलीफ हो रही है? उसके कहने पर मन्नत बस अपना सर पीट कर रह गई। पता नहीं ये 9 महीने अजमीर के संग कैसे गुजरने वाले थे। अजमीर, मुझे घर लेकर चलें या फिर तरीके से गाड़ी चला लें? उसके दांत पीसने पर अजमीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तेज रफ्तार से तो गाड़ी अब भी नहीं चल रही थी, लेकिन पहले से तो बहुत बेहतर थी, जिस पर मन्नत ने शुक्र भरा सांस लिया। मीर, मैं क्या पहनूं? उसने सोए हुए हमजा का बाजू हिलाकर पूछा। इन दोनों की सारी रात जागते में गुजरी थी, इसलिए हमजा अब 2 घंटों से सो रहा था, लेकिन आयशा की आंख एक पल को भी बंद नहीं हुई थी। होती भी कैसे? हमजा का दिया हुआ तोहफा उसकी नींदें उड़ा चुका था। वो कब से लाइब्रेरी में बैठी हर किताब निकाल कर देख रही थी। किताबें देख देख कर वो थक चुकी थी, लेकिन किताबें थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे तो लगता था कि उसने अब तक के लिखे गए तमाम नॉवेल्स पढ़ लिए, लेकिन इस लाइब्रेरी में आकर उसे लग रहा था ऐसा जैसे अभी तो उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। अपने लिए चंद नॉवेल्स की किताबें उठाकर वो कमरे में ले आई ताकि फरागत मिलते ही आराम से इन्हें पढ़ ले। और उसके बाद जिस चीज का ख्याल उसे आया था वो था अपने कपड़ों का। रात से वो इन्हीं कपड़ों में घूम रही थी। बैग में उसके कुछ कपड़े मौजूद थे, लेकिन उसका बैग हमजा ने पता नहीं कहाँ रख दिया था। मीर, उसके ना उठने पर आयशा ने उसका बाजू मजीद जोर से हिलाया। क्या हुआ? मुझे चेंज करना है तो मेरी मदद चाहिए हनी। उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हाई करके हमजा ने उसे अपने करीब किया। नहीं, मुझे अपना बैग चाहिए। वो कहाँ रखा है? घबराते हुए वो हमजा के सीने पर हाथ रखकर उठी और उसका शर्माया हुआ रूप देखकर हमजा को पहली बार अंदाजा हुआ कि औरत का सबसे खूबसूरत गहना तो शर्मो हया होती है। सामने बैठी वो शर्माती हुई लड़की बिना किसी हथियार के ही उसे घायल कर रही थी। मीर, बताए ना हनी, वार्डरोब में रखे हैं तुम्हारे कपड़े। उसका जवाब सुनकर आयशा वहां से उठ गई और उसके उठते ही हमजा ने फिर से आंखें मूंद ली।